अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सब लोग? उम्मीद है खैरियत से हैं आप लोग। आवाज़ आ रही है आपको मेरी? तो काइंडली कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं लेक्चर स्टार्ट कर सकूँ। ओके, ग्रेट। अच्छा जी, हम लोग लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे वर्डप्रेस की कस्टमाइजेशन के ऊपर, और उस हवाले से कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाली हैं। बट फॉर द पास्ट 2 days आई हैव बीन गैदरिंग सच काइंड ऑफ क्यूरीज एंड आई एम जस्ट एस्टोनिश्ड कि आप लोगों को इस स्टेप के ऊपर आकर भी कई चीज़ें क्लियर नहीं हैं। एंड इट्स बिन 29 to 30 लेक्चर्स, ठीक है। और आप बेसिक चीज़ें जो हैं, अब स्टिल यू आर ऑन दैट। तो दैट इज डिस्टर्बिंग। लाइक कल मुझे एक क्यूरी आ रही है एक बच्चे की कि मैंने कुछ फाइल्स ऐड की हैं, और लाइक ही वाज ट्राइंग टू प्रिपेयर अ डेमो, और उसके अंदर उसके पास स्टाइल शीट कहीं अवेलेबल नहीं है, और उसको ये नहीं पता लग रहा कि मैं कैसे देखूंगा स्टाइल शीट मेरी कहाँ अवेलेबल है, कौन सा पाथ है या एड्रेस क्या है। सो इस तरह के छोटे छोटे इश्यूज तो आप लोगों को नहीं आने चाहिए। अब जैसे मैं मतलब getbootstrap.com पे जाता हूँ। अब मैं वीडियो में ये चीज़ कई दफ़ा ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप लोगों ने कैसे पाथ चेक करने हैं। जैसे एग्जाम्पल्स के सेक्शन में जाते हैं और यहाँ पे किसी भी एक एग्जाम्पल को ओपन कर लेते हैं। अब मुझे लेट सपोज इस पूरे के पूरे टेम्पलेट को यूज करना है अपने प्रोजेक्ट में, तो मैं व्यू पेज सोर्स करता हूँ, इस सारे को मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब जब इसको अपने पास लोड करते हैं तो इसमें से लेट सपोज ये फाइल नहीं आ रही, या ये फाइल नहीं आ रही, या ये फाइल नहीं आ रही, तो इसका सोल्यूशन क्या है? आपने जहां से एग्जांपल ली है आप वहां पे जाएं। उसमें से जैसे आप लेट सपोज अपने पास कंसोल में इसको ओपन करते हैं, आपने अपने प्रोजेक्ट में इसको इंक्लूड किया तो आपकी स्टाइलिंग नहीं अपीयर हो रही, तो कंसोल में मैंने बोला था कि जो फाइल नहीं आती वो 404 का एरर दे देगी यहाँ पे। तो जो फाइल आपका 404 का एरर दे रही है, जहां से आपने सोर्स लिया वहां पे जाएं, पेज का सोर्स ओपन करें, और वहां पे जिस फाइल की वजह से, जैसे ये manifest.json का 404 एरर आ रहा है, तो इस पे राइट क्लिक करें, ओपन इन न्यू टैब करें। जैसे ही ओपन इन न्यू टैब करेंगे आपको उसका एड्रेस मिल जाएगा, सीडीएन एड्रेस। अपने प्रोजेक्ट में आगे इसी एड्रेस को आप कॉपी कर दें और आपका कंसोल से 404 का एरर खत्म हो जाएगा। ये बड़ा बेसिक सा इशू है, ठीक है। ये बेसिकली लिंक अगर आपका ब्रेक हो रहा है, आपका रिसोर्स लोड नहीं हो रहा, तो आपका 404 का एरर आता है। और अब तक ये एरर मेरा ख्याल है कि आपको कुछ समझ होनी चाहिए कि कैसे क्लियर हो जाता है। कई लोगों को यहाँ पे इशू है, इसको सॉल्व कर ले। कई लोग बड़ी अजीब सी मिस्टेक्स कर रहे हैं। मतलब कोड करते हुए उनका कोड नहीं चल रहा, तो दे आर ट्राइंग टू कॉपी डिफरेंट थिंग्स, और उसके अंदर लेट सपोज मतलब मैंने एक दो लोगों के कोड के अंदर ब्लेड का लारावेल का कोड देखा है। इवन दे आर वर्किंग इन कोर पीएचपी और उसमें लारावेल का कोड कॉपी किया हुआ है। लारावेल का कोड मैं आपको दिखा देता हूँ। लारावेल का ब्लेड का कोड होता है जरा डिफरेंट। ब्लेड टेम्पलेटिंग लैंग्वेज इंजन है लारावेल का, और उसके अंदर आप जब व्यू के अंदर पाथ देते हैं, तो जो कल मैंने किसी बच्चे के कोड में पाथ देखा है, वो पाथ मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। इस तरह का पाथ जो है ना, वो किसी ने उसके अंदर यूज किया हुआ है। रिटर्न व्यू, और रिटर्न व्यू आगे कॉम्पैक्ट के साथ आप उसमें वेरिएबल पास करते हैं, ठीक है। हमें भी यहाँ पे एग्जांपल हमें मिल जाए कोई कॉम्पैक्ट की। ठीक है, तो ये कोड लारावेल का, अगर आप इस तरह का कोड प्रोजेक्ट में कहीं पे चला रहे हैं कोर पीएचपी में, तो वो नहीं चलेगा। इस तरह का कोड दिया हुआ था, यानी फोल्डर का नेम और आगे उस व्यू की फाइल का नाम, आगे कॉम्पैक्ट में वेरिएबल पास किया हुआ, तो ये लारावेल का कोड है, ये कोर पीएचपी का कोड नहीं है। तो जब भी आप सर्च आउट कर रहे हैं तो कोशिश करें, भले जिस तरह स्टैक ओवरफ्लो पे लिखा हुआ ऊपर ये लारावेल कॉम्पैक्ट, तो जहां से भी आप हेल्प ले रहे हैं वहां पे टाइटल लिखा होगा कि ये किस फ्रेमवर्क से रिलेटेड कोड की हेल्प मांगी या पूछी जा रही है। तो ध्यान से पढ़ के फिर चीज को यूज किया करें। एक चीज और है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, दैट विल हेल्प यू इन आइडेंटिफाइंग योर एरर्स और इश्यूज। लाइक अगर मेरे पास यहाँ पे आप देखिए एम्प्स रनिंग में है, ठीक है। तो
एम्प्स जो है वो मुझे यहाँ पे लेट्स सपोज मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ, मैं एसक्यूएल को भी ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास है जी जैम की जगह पे, मैंने जब जैम इंस्टॉल किया था तो उसकी रिप्लेसमेंट में यहाँ पे मैनेजर ओएस एक्स होता है, मैं उसको ओपन कर रहा हूँ। अच्छा, ये थोड़ा सा उसके प्रॉब्लम ये है कि मैक में ज़रा इसका व्यू डिफरेंट है। बात जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है, हाउ टू व्यू योर PHP एरर थ्रू XAMPP log फाइल। अगर आप किसी जगह पे स्टक हो गए हैं और आपको एरर फाइंड आउट करना है PHP में, कहाँ एरर आ रहा है, वाइट स्क्रीन आ गई और आपको नहीं पता लग रहा, या आपका एरर आ रहा है लेट्स सपोज 500 इंटरनल सर्वर एरर, तो किस लाइन पे जाके वो एरर आ रहा है, अगर आपको आपका सिस्टम नहीं बता रहा तो व्हाट इज द बेस्ट सोल्यूशन कि आपके पास जो जैम चल रहा है उसके लॉग्स के बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो तीन किस्म के लॉग आएंगे। इसमें होगा एरर डॉट लॉग, एरर डॉट लॉग, उस पर क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट फाइल ओपन हो जाएगी। उस टेक्स्ट फाइल में डेट वाइज एंट्रीज होती हैं और सबसे लास्ट जो एंट्री होती है वहां पे आपके लॉग पड़े होते हैं। अगर आप लिनक्स यूज कर रहे हैं तो ये पाथ है ओपीटी लैम्प्स लॉग, जिसके अंदर आपके लॉग पड़े होंगे। और अगर हम लेट्स सपोज कोई भी फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे लाजमी लॉग का कहीं ना कहीं फोल्डर अवेलेबल होगा जहाँ पे लॉग्स पड़े होंगे। तो लॉग जो है आपके जितने एरर होते हैं उसको लॉग करता जाता है, और जिस जिस भी वजह से एरर हो वो चीज वो आपको वहां पे क्लियर कर देता है कि जी ये इशू है जिसकी वजह से ये एरर आ रहा है। ठीक है, एम्स में देखते हैं अगर यहाँ पे हमें मिल जाए अपाची, अपाची के अंदर ये लॉग्स का फोल्डर है, लॉग्स के अंदर यहाँ पे होगा एरर डॉट लॉग, ये फाइल है। ठीक है, इसको मैं ओपन करता हूँ, ओपन विद ब्रैकेट। तो अगर तो मेरी एरर लॉगिंग ऑन होगी तो फाइल में डाटा मेरा जा रहा होगा। जैसे ये वाली फाइल एरर लॉग की है, ये वाली फाइल जो है एक्सेस लॉग की है, ES Tech 9 की जो वेबसाइट है उसका ये लॉग है, गो ट्रिप का ये लॉग है। तो यहाँ पे सारे हर एक के डोमेन के लॉग अलग अलग दिए हुए हैं। ठीक है, ये एम्स का मैं दिखा रहा हूँ। जैम्प का अगर आप देखना चाहेंगे तो सिंपली यू जस्ट हैव टू क्लिक दिस लॉग बटन, और उसमें होगा एरर डॉट लॉग की फाइल, उसको ओपन कर लेंगे और सबसे लास्ट वाली लाइन में आपका जो भी लॉग होगा वो दिखा देगा कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो क्यों फेल हो रहा है, PHP में कहाँ पे एरर आ रहा है। उस एरर को अगर आप रिजॉल्व कर लेंगे तो आपका प्रोजेक्ट चल जाएगा। ठीक है, फाइल बहुत बड़ी है, इस पे नहीं चलेगी, तो सबलाइन पे ओपन कर लेते हैं। जो चीज समझाना चाह रहा हूँ वो समझ आ रही है कि नहीं, कि अगर आपको कहीं पे एरर आ गया है तो सिंपली आपको एरर लॉग को चेक करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एरर ये लॉग दिया हुआ है सारा, ये एक्सेस लॉग भी हो सकता है, राइट नाउ दिस इज एक्सेस लॉग। ठीक है, तो एरर लॉग में आपका एरर लॉग हुआ होगा, सिंपली आपको सिर्फ वहां पे अपने जैम्प के लॉग के बटन पे क्लिक करके जो है वो लॉग देखना है। यहाँ पे भी लॉग होते हैं समटाइम्स, लेकिन मेरे पास ये जो सिस्टम है जैम्प का ये अपडेट होने वाला है, ये बटन के टेक्स्ट जो है ये रिमूव हो चुके हैं बिकॉज मैंने इसको अपडेट नहीं किया हुआ। रीजन ये है कि मेरी काफी सारी वेबसाइट्स जो हैं वो पड़ी हुई हैं और मैक के इस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ये वाला जैम्प कंपैटिबल नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेकिंग दैट रिस्क राइट नाउ। लेकिन इस एम्प्स के फोल्डर के अंदर भी जो है जो मेरे पास है लॉग्स वो लाजमी होंगे। कहाँ पे होंगे, अगर मैं जैम्प के फोल्डर में आता हूँ और यहाँ पे मेरे पास ये लॉग्स का फोल्डर है, ये एरर लॉग की फाइल है, इसको अगर मैं ओपन करता हूँ अगेन लेट्स ट्राई इट विद सबलाइम। दिस लुक्स लाइक एम्प्टी राइट नाउ। ओपन करते हैं, नीचे सबसे लास्ट में कोई ना कोई जो भी एरर होगा तो वो बताया होगा। ठीक है, यहाँ पे भी स्टिल अभी एक्सेस जो है लॉग वो आ रहा है, एरर इसमें कोई भी लॉग नहीं हुआ। तो आप जब करते हैं अपनी वेबसाइट को चलाते हैं तो PHP की कुछ ऑप्शन होती हैं एरर डिस्प्ले करवाने की। ठीक है, INI सेट डिस्प्ले एरर, उसको आप ऑन करते हैं तो आपकी एरर लॉगिंग ऑन हो जाती है। तो थोड़ा सा मैं आपको वो भी बता दूं,
PHP INI error reporting, हाउ टू डिस्प्ले एरर्स इन PHP। ठीक है, आप अपनी जो करंट फाइल है उसमें भी कुछ ऑप्शन, जो भी आप PHP का कोड रन कर रहे हैं उसमें अगर आप ये चीजें सेट कर लें, INI सेट डिस्प्ले एरर वन, display startup errors, error reporting all. This INI set function will try to override the configuration found in php.ini file। जो configuration की फाइल है उसको आपका करंट कोड ओवरराइड कर देगा और आपको सारे एरर स्क्रीन पे दिखाना शुरू कर देगा। एरर इस अगर लेट सपोज ई अंडरस्कोर एरर लिखते हैं यहाँ पे ई अंडरस्कोर ऑल की जगह पर, तो उसका क्या मतलब है, फैटल रन टाइम एरर एग्जीक्यूशन स्क्रिप्ट हैज बीन हॉल्टेड। वार्निंग डिस्प्ले करवानी है, पार्स डिस्प्ले करवाना है, नोटिस करवाना है। अगर आप ऑल करेंगे तो आपको ये सारी वार्निंग्स और सारा कुछ, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो फैटल एरर है। ठीक है, फैटल एरर में आपकी एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाती है, ये भी फैटल एरर है। वार्निंग से आपकी एग्जीक्यूशन नहीं जाएगी, पार्सिंग से भी जा सकती है, नोटिस से आपकी एग्जीक्यूशन स्टॉप नहीं होगी। तो एरर अंडरस्कोर ऑल करेंगे, सो दैट विल अलाउ यू टू सी ऑल द एरर्स। और फिर आपको पता होगा कि मेरी किस लाइन में किस किस स्पेसिफिक चीज की वजह से एरर आ रहा है, और शुड आई लुक इनटू गूगल और नॉट, कैन आई सॉल्व इट ऑन माई सेल्फ, डू माई सेल्फ और नॉट। तो दैट्स अप टू यू, अगर आपको समझ आ रही है तो आप उसको सॉल्व कर लें। तो छोटी छोटी चीजें हैं, तो कोशिश करें कि अपने स्क्रिप्ट के ऊपर जो आपकी हमने जो कॉन्फ़िग की फाइल बनाई थी उसको, उसके अंदर आप ये 3 लाइनें कॉपी कर लें, ताकि आपके प्रोजेक्ट के अंदर एरर रिपोर्टिंग एट एनी टाइम जो है वो काम करे। अच्छा जी, कोई पूछ रहा है लारावेल कोर्स इंक्लूड है या नहीं। लारावेल का कोर्स इंक्लूड नहीं है, बेसिकली सिर्फ वर्डप्रेस और कोर लैंग्वेजेस है हमारे कोर्स के अंदर, बट आई विल ट्राई कि मैं आपको लारावेल के ऊपर 3-4 लेक्चर्स करवा दूं, बिकॉज आई हैव वर्कड ऑन लारावेल आल्सो। तो मेरी कोशिश ये है कि एट मैक्सिमम जितना कवर हो सके मेरे से, मैं आप लोगों को कवर करवा दूं। ठीक है, तो वर्डप्रेस कवर होगा इंशाल्लाह। उसके बाद 2 छोटे CMS और हैं जिनकी मार्केट में डिमांड है, उन पे हम लोग बात करेंगे। आफ्टर दैट हम लोग लारावेल को डिस्कस कर पाएंगे। ठीक, तो वापस आते हैं अपने, अब यहाँ तक की चीज क्लियर है। अब मुझे कोई बंदा मैसेज इस वजह से ना करे कि समझ नहीं आ रही एरर कहाँ पे आ रहा है, क्या हो रहा है। और दूसरा, कल एक चीज बताई थी कि अगर आप लोगों ने मेरे साथ कोई चीज शेयर करनी है तो उसका स्क्रीनशॉट लें। अगर वेब ब्राउजर पे चला रहे हैं तो ये ऑसम स्क्रीनशॉट की, अगर आप एप्लीकेशन ये एक्सटेंशन कर लेते हैं तो ये, जैसे विजिबल पार्ट का मुझे स्क्रीनशॉट लेना है तो मुझे मुकम्मल स्क्रीनशॉट दे देगा। ठीक है, यहाँ से मैं इसको डन करके डाउनलोड कर लेता हूँ। अब या मेरे से शेयर कर लेंगे जी इसके लाइन नंबर इस पे एरर है। अगर आप कंपाइलर यूज कर रहे हैं, एडिटर यूज कर रहे हैं, जैसे सबलाइम टेक्स्ट हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर क्या करेंगे, ये सबलाइम टेक्स्ट है तो आपको शेयर एक्स का टूल बताया है। शेयर एक्स के टूल के ऊपर अगर आप अपने सिस्टम के ऊपर प्रिंट स्क्रीन का बटन दबाएंगे तो वो एक स्क्रीनशॉट लेके आपका स्टोर कर देगा डॉक्यूमेंट्स के अंदर बाय डिफॉल्ट। डॉक्यूमेंट्स में से स्क्रीनशॉट लेके आप मुझे शेयर कर सकते हैं। मोबाइल की स्क्रीन से आप तस्वीर खींचते हैं और उसमें आपकी LCD भी नजर आ रही है, पीछे वॉल बैकग्राउंड भी नजर आ रहा है, और मुझसे वो पढ़ा नहीं जा रहा है किस लाइन में इशू है, तो ये बड़ा एक अनएजुकेटेड सा एनवायरनमेंट बन जाता है। प्रोफेशनल बने, आपके पास जब टूल्स और सॉफ्टवेयर हैं तो आप उनके यूज क्यों नहीं करते हैं। मेरे पास यहाँ पर डायरेक्ट मैक का स्क्रीनशॉट का है टूल, उससे मैं डायरेक्टली किसी भी पार्ट की स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सो आप शेयर एक्स अगर यूज कर लेंगे, शेयर एक्स के अंदर डिफरेंट ऑप्शन है, आप उसके थ्रू स्क्रीनशॉट ले लें। बड़ा अच्छा टूल है, मैक पे अवेलेबल नहीं है, विंडोज पे शेयर एक्स अवेलेबल है। तीसरा, आपको कोड शेयर करना है। अब जैसे आप मेरे साथ कोड शेयर करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो मैंने आपको एक कल पाइजा का टूल बताया था, इसको ओपन करें। ठीक है, और यहाँ पे लेट सपोज आप मेरे साथ, आपको कोई कोड शेयर करना है, ऐसा कोड शेयर करना है जिसमें डेटाबेस का यूज नहीं है, सिर्फ PHP का कोड है, एंड यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड। जैसे आपने एक फॉर लूप बनाया और या फॉर ईच लगाया किसी अरे के ऊपर, ठीक है, और आगे उस कोड में कहीं पे इशू आ रहा है, किसी लाइन पे आ रहा है, सो आप मेरे साथ शेयर करना चाह रहे हैं, आपने कंट्रोल एंटर किया, आपने कंट्रोल एंटर किया तो उसकी एग्जीक्यूशन नीचे आ जाएगी। ठीक है, अब ऊपर देखेंगे ये URL जनरेट हो गया प्रोजेक्ट का। ठीक, मुझे आप सिर्फ ये वाला URL कॉपी करके दे देंगे कि सर मैंने यहाँ पे अपना कोड फाइल से निकाल के डाला है, इस लाइन के अंदर एरर है, तो इसको काइंडली रिजॉल्व करना है, समझ में नहीं आ रहा, ये आप देख के बता दें। तो लेट्स सपोज मेरे पास ये URL आया, मैं इस URL को ओपन करूंगा तो मेरे पास एज इट इज वो कोड आ जाएगा आपका जो आपने लिखा हुआ उस फाइल के अंदर। ठीक है, और उसके अंदर जो है मजीद अगर मुझे अपडेशन करनी है तो अपडेशन करके वो कोड अगेन मैं आपके साथ नया URL शेयर कर सकता हूँ कि ये आपका कोड जो है वो अपडेट हो चुका है। चेक कर लेते हैं, अगर मैं वैल्यू को वैल्यू 1 करता हूँ तो क्या ये URL देखिएगा चेंज होता है। URL चेंज हो गया, अब ये अपडेटेड URL है, ये मैं आपको दूंगा तो आपके पास अपडेटेड कोड आ जाएगा।
ठीक है, तो कोड का अगर कोई चीज शेयर करनी है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। मोबाइल से फोटोज लेके काइंडली वो ना मुझे भेजें, दैट इज अनप्रोफेशनल। अच्छा जी, ये दो चीजें डिस्कस हो गई। एरर रिपोर्टिंग के बारे में बता दिया। एरर रिपोर्टिंग सिर्फ आपको तीन वो लाइंस कॉपी करनी है, ये वाली, और अपने प्रोजेक्ट में जहां से आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, चाहे इसको हेडर वाली फाइल में प्लेस कर लें, चाहे कॉन्फ़िग वाली फाइल में प्लेस कर लें। इससे क्या होगा, जितने आपके प्रोजेक्ट में एरर आ रहे होंगे वो आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएंगे। जब आपने इस एप्लीकेशन को प्रोडक्शन में लेके जाना है तब आप इनको कमेंट कर दीजिएगा, तब यूजर्स को एरर नजर नहीं आएंगे, वार्निंग एरर्स नजर नहीं आएंगे। ये करने से आपको हर तरह का एरर नजर आ जाएगा स्क्रीन पर, आपके प्रोजेक्ट में क्या क्या है। क्लियर है? यहाँ तक कोई चीज अगर किसी को नहीं क्लियर तो यू कैन आस्क मी। जी जी, शाबाश, लेट मी नो। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलो। आपकी तरफ से कमेंट्स बड़े लेट आते हैं, पता नहीं क्या वजह है। अच्छा जी, बात करें थे हम लोग वर्डप्रेस के ऊपर। वर्डप्रेस इंस्टॉल की हमारी साइट थी। फॉर दैट वी नीड जैम्प अगेन। जैम्प को पहले ओपन कर लेते हैं अपने पास। जैम नहीं बल्कि एम्प चाहिए था हमें। एम्प्स को ओपन करते हैं। आवाज आ रही है सबको क्लियरली? आवाज का इशू तो नहीं है? अच्छा जी, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, वर्डप्रेस डॉट org के ऊपर हम लोग गए थे। वहां से हमने एक मैगजीन, न्यूज मैगजीन का जो है एक थीम इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद वी ट्राइड टू इंस्टॉल द डेमो। डेमो इंस्टॉल किया और उसके बाद हम लोगों ने उसका चाइल्ड थीम क्रिएट किया। ठीक है, सो चाइल्ड थीम क्रिएट करने का प्रोसेस क्या था, मैं आपको यहाँ से अगेन चाइल्ड थीम वर्डप्रेस जरा दिखा दूं। जिन लोगों ने वो नहीं देखा हुआ, नहीं आइडिया, उनको पता लग जाएगा। ओके, ग्रेट। अच्छा जी, चाइल्ड थीम बेसिकली क्या होता है वर्डप्रेस का? आपका जो पेरेंट थीम है, आप चाहते हैं उसमें कोई चेंज कर लें। आपको आपके क्लाइंट ने कोई एक पेड थीम दिया एंड योर क्लाइंट वांट्स यू टू चेंज समथिंग, like you are getting a parent theme of let's suppose थीम फॉरेस्ट पे हम जाते हैं। यहाँ से हम कोई पेरेंट थीम ओपन करते हैं वर्डप्रेस, एंड यहाँ पे थीम्स हमें चाहिए। ठीक है, तो ब्राउज ऑल आइटम्स करते हैं, बेस्ट सेलर, और यहाँ से हम लोग ई कॉमर्स को पिक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास फ्लैटसम थीम आ गया। ठीक है, इस फ्लैटसम थीम को मैं ओपन करता हूँ और इसका मैं डेमो व्यू करता हूँ। आयशा अजीज है अभी ऑनलाइन ड्यूरिंग दिस स्ट्रीम? अच्छा, इसमें से लेट सपोज मैं कोई एक जो है वो ओपन कर लेता हूँ, जैसे इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब मेरे क्लाइंट की लेट सपोज डिमांड है, मेरा क्लाइंट चाहता है कि आप जब भी शॉप के ऊपर किसी कैटेगरी पेज के ऊपर आए, ठीक है, इस पेज के ऊपर लेट सपोज फुल विड्थ लेआउट पे आप आ रहे हैं, तो ना यहाँ पे ऊपर जो है मेरे पास कुछ स्पेशल फिल्टर्स आ रहे हैं। एक तो फिल्टर यहाँ पे अवेलेबल है, मैं उस पर क्लिक करता हूँ, लेफ्ट साइड पे फिल्टर्स आ रहे हैं। बट मेरे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये है कि यहाँ पे लेट सपोज कोई बैनर आ जाए 30% 40% डिस्काउंट ऑफर्स का। आई थिंक शी इज हियर, ओके। यहाँ पे बैनर आ जाए कोई और उस पर 30-40% का डिस्काउंट लिखा आ रहा हो, और लेट सपोज इन सारे पिक्चर्स को साइड पे कहीं पे बॉर्डर आ जाए, और लेट सपोज हम जो है इस पे क्लिक करें। ठीक है, क्लिक करने के बाद इसमें डिसीजन हो कि अगर तो आज की डेट, लेट सपोज क्या तारीख है आज, 29 है, कोई बंदा 29 से 1 जून तक इस प्रोडक्ट को बाय करता है तो उसको
इस $15 के ऊपर भी 10% डिस्काउंट देना है, ठीक है। और अगर यकम के बाद वो यकम जुलाई के बाद बाय करता है तो उसको $15 चार्ज करना। तो दो तीन डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है, और डिस्क्रिप्शन में वो चाहता है कि ये जो ऐड टू कार्ट का बटन है ये सबसे ऊपर आ जाए, और ये वाला जो प्लस माइनस है इसका स्टाइल चेंज हो जाए, और इस तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं। तो क्या करूंगा मैं, मतलब आई शुड नॉट चेंज डायरेक्टली थीम फाइल्स। मुझे ये नहीं करना है कि मुझे मेरे क्लाइंट ने थीम दिया है तो मैंने थीम इंस्टॉल किया, उसके बाद मेरे पास एज इट इज लुक आ रही है तो अब इसको मैं चेंज करना शुरू कर दूं फाइल में जाके। दिस इज अ रॉन्ग अप्रोच। क्यों? क्योंकि जब आप चेंजेस करेंगे और एट सम पॉइंट आपके सिस्टम के डैशबोर्ड के ऊपर अगर आपके क्लाइंट को नोटिफिकेशन आता है, जैसे हम अपने एडमिन में लॉगिन कर रहे हैं, ठीक है, और एडमिन में समटाइम्स हमारे पास जो टॉप बार होती है उसके अंदर नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं। मुझे लॉगिन करने दें, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो डैशबोर्ड के ऊपर ये टॉप बार है, यहाँ पे ना आपके पास आ रहे होते हैं, जैसे ये एलिमेंटर का भी नोटिफिकेशन आ रहा है, तो यहाँ पे किसी टाइम नोटिफिकेशन उसे आता है कि आपका जो थीम है दैट हैज बिन रिसेंटली अपडेटेड, उसकी न्यूज नई अपडेट आई हुई है, तो काइंडली आप अपडेट करेंगे। यहाँ पे अपडेट का बटन आ जाएगा, तो योर क्लाइंट क्लिक दैट अपडेट बटन, और क्या होगा कि सडनली एक कोड की कॉपी जनरेट होगी नई, जो अपडेटेड फाइल्स उस प्रोजेक्ट की पड़ी हुई है ऑनलाइन, वहां से कॉपी जनरेट होगी और आपके लोकल सिस्टम में आके वो डाउनलोड होगी। उससे क्या होगा, जो काम आपने सारा किया होगा इन टर्म्स ऑफ PHP, इन टर्म्स ऑफ HTML, इन टर्म्स ऑफ CSS, वो सारे का सारा रिप्लेस हो जाएगा और आपके क्लाइंट को जीरो बेनिफिट होगा आपको हायर करने का। सो राइट अप्रोच क्या है कि आप उस थीम को वहीं रहने दें, उससे चाइल्ड थीम क्रिएट करें और चाइल्ड थीम बना के जो है आप उस पर काम करें। चाइल्ड थीम कैसे बनता है, अगेन दो तीन से चार डिफरेंट स्टेप्स हैं जिनको मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए, ताकि यू डोंट फाइंड इट डिफिकल्ट। सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लें, जहाँ पे भी आपका प्रोजेक्ट अवेलेबल है। वर्डप्रेस इंस्टॉल का मेरा ये प्रोजेक्ट है, और यहाँ पर WP कंटेंट और ये थीम्स का सेक्शन है। इसके अंदर मेरे पास ये मैगजीन न्यूज चाइल्ड ऑलरेडी है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो मेरे पास जो मैंने पेरेंट थीम जिससे चाइल्ड बनाना है वो है मैगजीन न्यूज़पेपर। चाइल्ड थीम बनाने का तरीका क्या है कि थीम्स के सेक्शन में आके आप नया फोल्डर क्रिएट करें और उस फोल्डर को पेरेंट के नाम पे ही रखें, जैसे मैगजीन डैश, लेट मी रीनेम दिस वन, इसको रीनेम करता हूँ और यहाँ पे न्यू फोल्डर क्रिएट करके यहाँ पे इस नेम के आगे मुझे सिर्फ चाइल्ड लगाना है, ठीक है। मेरा एक फोल्डर क्रिएट हो गया। चाइल्ड थीम को चलने के लिए क्या दो चीजें चाहिए, स्टाइल डॉट CSS की फाइल और फंक्शंस डॉट PHP की फाइल, ठीक है। अगर आप इस चीज को यहाँ पर देखें तो ये चीज बताई हुई है चाइल्ड थीम है क्या, चाइल्ड थीम करता क्या है, हाउ टू क्रिएट अ चाइल्ड थीम। आप अपने पेरेंट थीम का नाम पकड़ें, उसके आगे चाइल्ड का नाम लगाएं, और आप जैसे 2015 पेरेंट थीम है उसका चाइल्ड बन गया 2015-चाइल्ड। उसके बाद आपको एक स्टाइल की फाइल चाहिए, तो ये दो प्रोसेस हम लोग करने लगे हैं। पहला तो हमने ये कर लिया, सेकंड प्रोसेस है इसके अंदर एक स्टाइल डॉट CSS की फाइल बनाए। फाइल को सेव करो, स्टाइल डॉट, ये याद रखिएगा ये नेम स्टाइल डॉट CSS ही होना चाहिए, स्टाइल डॉट CSS के अलावा कोई नेम नहीं आना इधर, मतलब आप अपनी मर्जी से कोई नाम लिखते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टाइल डॉट CSS यहाँ पे आ गया। अब इस स्टाइल डॉट CSS में आती हैं कुछ हेडर की कमेंट्स आते हैं जो कि वर्डप्रेस को बताते हैं इस थीम का नाम क्या है, इसका टेम्पलेट क्या है, और इसको किस बंदे ने लिखा हुआ है, और जो भी इंफॉर्मेशनल चीजें हैं इसकी वो इस स्टाइल डॉट CSS के हेडर से आते हैं। सो आप अपने पेरेंट थीम में जाएं, पेरेंट थीम में स्टाइल डॉट CSS का टैग तक ये हेडर है, इसको कॉपी करें, ठीक है। कॉपी करके इसको अपनी चाइल्ड की स्टाइल में फाइल में ले आए। यहाँ पे आके आप जैसे इस कमेंट को आप क्लोज करेंगे, और इसके अंदर आपको सिर्फ एक नई लाइन ऐड करनी है, दैट इज टेम्पलेट, ठीक है। टेम्पलेट, TEMPLATE कॉलन, इसके बाद सेमी कॉलन सिस्टम जनरेट कर देगा। एडिटर आपका ये नहीं चाहिए, इसको खत्म कर दें वरना आपका थीम लिंक नहीं होगा। इस टेम्पलेट के आगे आपने अपने पेरेंट थीम का नाम दे देना है। दोबारा रीनेम कर रहा हूँ, कॉपी किया, एग्जैक्ट नेम यहाँ पे पास किया, और अब अगर मैं अपने वर्डप्रेस एडमिन में जाऊं, अपीयरेंस थीम्स, तो मेरे पास एक थीम अवेलेबल होगा मैगजीन न्यूज़पेपर, ठीक है। थीम डिटेल्स पे क्लिक करूंगा तो वही डिटेल्स आ रही हैं जो यहाँ पे आ रही हैं, इस मैगजीन न्यूज़पेपर की आ रही हैं। ये वाला एक्टिव है, ये वाला चाइल्ड है, इसका नाम मैं चेंज करके कर रहा हूँ चाइल्ड, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं तो इसका नाम हो गया मैगजीन न्यूज़पेपर चाइल्ड। इट मीन्स कि हमारा थीम जो है इस टेम्पलेट की वजह से लिंक हो जाए। अगर किसी वजह से ये टेम्पलेट मैं सही नहीं दे पाया तो क्या होगा, योर थीम विल बी ब्रोकन।
नीचे आ जाएगा पेरेंट थीम मिसिंग है, प्लीज इंस्टॉल मैगजीन न्यूज पेप, एंड दैट्स द पेरेंट थीम। तो पेरेंट थीम के बगैर चाइल्ड थीम किसी काम का नहीं है। तो पेरेंट थीम का नाम आप यहाँ पे फोल्डर का ठीक दें, और उसके बाद स्टाइल डॉट सी एस एस आपने दे दी। थीम यूआरआई में आप जहाँ भी थीम जहाँ से अवेलेबल आपने डाउनलोड किया है उसका लिंक आ जाएगा, ऑथर में अपना नाम दे दें और अपनी साइट का नाम दे दें। ये देने का फायदा क्या होगा, कल को कोई बंदा प्रोजेक्ट आपका देखता है तो उसको आइडिया होगा ये थीम डेवलपर कौन है, आपका नेम आ गया, आपकी वेबसाइट का लिंक आ गया, ठीक है। सो दैट्स योर ओन पब्लिसिटी एज वेल। दूसरी चीज क्या मिसिंग है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट है, यहाँ पे नहीं है। तो उसका क्या सोल्यूशन है कि आपके पास जो आपका फोल्डर है पेरेंट थीम का, उसके अंदर एक फाइल होती है, फाइल का नाम है स्क्रीनशॉट, और उसकी एक्सटेंशन पीएनजी भी हो सकती है, और उसकी एक्सटेंशन जो है दैट कैन बी डॉट जेपीजी एज वेल। सो लेट्स गो टू आवर पेरेंट थीम, वर्डप्रेस इंस्टॉल, डब्ल्यूबी कंटेंट, थीम्स, मैगजीन न्यूज़पेपर, यहाँ से कॉपी किया स्क्रीनशॉट और यहाँ लाके हमने उसे प्लेस कर दिया, ठीक है। सो नाउ इफ यू रिफ्रेश योर पेज, सो यहाँ पे आपके पास सेम स्क्रीनशॉट आ जाएगा। अच्छा, अब मेरे पास थीम अवेलेबल हो गया, इसको मैं कर देता हूँ एक्टिवेट। एक्टिवेट करने के बाद मैं अपनी साइट पे जाता हूँ तो दिस इज ब्रोकन, मतलब डाटा अवेलेबल है लेकिन सारा थीम का स्टाइल टूट गया है। सो व्हाट विल बी द सोल्यूशन, क्या हम खुद से स्टाइल करने बैठेंगे क्या, व्हाट विल वी डू? And in the meantime, I need you to study this URL. Once you need to study this URL. So इसको मैं आपके कमेंट सेक्शन में कॉपी कर रहा हूँ, सब अपने पास है, इस URL को ओपन करके एक दफा रीड करें। You can take like 5 minutes to read this section. इसको मैं कमेंट्स बॉक्स में कॉपी कर रहा हूँ, अभी इसको ओपन करें अपने पास, इसको रीड आउट करें जरा क्या लिखा हुआ है, देन वी कम टू द सॉल्यूशन। माशाल्लाह। तारिक मलिक साहब कह रहे हैं क्लियर आवाज। तारिक साहब आपने रीड आउट कर लिया है जो आपको दिया है मैंने लिंक पढ़ने को? टेक 5 minutes and read this. दैट्स क्वाइट लॉन्ग। अच्छा चले मैं आपको एक दफा समझा देता हूँ, फिर आप इसको बाद में पढ़ लीजिएगा। अच्छा, अब करना क्या है, थर्ड प्रोसेस क्या है, दैट टेक्स अराउंड 5 स्टेप्स जो कि यहाँ पे दिए हुए हैं, एंड देन यू कैन एक्टिवेट योर चाइल्ड थीम इन द फिफ्थ स्टेप। तो हमने क्या किया है, स्टेप 1 हमने कवर कर लिया, स्टेप 2 कवर कर लिया, एंड वी वेंट टू स्टेप 4 एंड स्टेप 5, ठीक है। हमने क्योंकि ऑलरेडी इसको थीम्स का फोल्डर में बनाया तो इंस्टॉल चाइल्ड थीम करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट ही हमारा इंस्टॉल्ड होगा। सिर्फ हमने एक्टिवेट किया और हमारा जो पेज है वो ब्रोक हो गया। अब रीजन क्या है कि यहाँ पे आपको एक अदर फाइल चाहिए, एक उस फाइल का नाम होगा
functions डॉट php, ठीक है। चाइल्ड थीम के लिए दो फाइल्स नेसेसरी हैं, style डॉट css और functions डॉट php। functions डॉट php की फाइल के अंदर आप लोग अपनी डिफरेंट हुक्स को इंक्लूड करते हैं। अब हुक क्या चीज है? क्लास में तो जब हम लोग ऑफलाइन सेशंस हमारे होते थे तो उसको समझाना बड़ा इजी होता था। राइट नाउ आई डोंट नो इफ इट विल बी इजी और नॉट, बट लेट्स टेक एन एग्जांपल। हुक इज लाइक, आप जैसे कोई काम करने जा रहे हैं, आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, ठीक है, और आपके घर का इस तरह का निज़ाम है कि लेट्स सपोज आपकी बिल्डिंग एक है और उसके अंदर तीन चार घर बने हुए हैं, ठीक है, और आप अपने घर से निकले हैं, सामान लेने जा रहे हैं, आपने एक बास्केट उठाई हुई है, एंड एट सम पॉइंट नियर बाय जो भी घर है, आपके चचा का है, ताया का है, उसमें से एक बंदा बाहर निकलता है और आपको आवाज देता है कि बेटा रुकना जरा, आप ऐसा करो, किधर जा रहे हो? आप कहते हो जी मैं सब्जी लेने जा रहा हूँ। अच्छा बेटा ऐसा करो कि ये 50 रुपए पकड़ो और आते हुए मेरे लिए साथ ये चीज ले आना, मतलब किलो आलू ले आना, लेट्स सपोज। आप चले गए, थोड़ा सा आगे गए, अगले घर से कोई बंदा बाहर निकला एंड ही आस्क यू के अच्छा बेटा आप कहाँ जा रहे हो? बता दो जी मैं सब्जी लेने जा रहा हूँ। कहते बेटा ये पैसे पकड़े और कोई किलो एक सब्जी ले आए, ठीक है, आपने उनके पैसे भी पकड़े, सब्जी लेने चले गए। तो आप एक प्रोसेस करने जा रहे हैं, ड्यूरिंग दैट प्रोसेस आपको रास्ते में उसी काम से रिलेटेड लोग मिलते हैं जो कि आपसे वो काम करवाना चाह रहे हैं, तो वो आपको हुक कर देते हैं, ठीक है। मतलब दे हुक यू, कि जब आप वापस आएंगे आप उनको वो चीजें रिटर्न करेंगे, वो सामान देंगे, एंड देन यू कम बैक टू योर ओन ऑन प्रोसेस। सो सिमिलरली वर्डप्रेस के अंदर जो फंक्शंस ऑलरेडी चल रहे होते हैं, जो कि हेडर को प्रिंट करवा रहे हैं, फुटर को प्रिंट करवा रहे हैं, बॉडी को प्रिंट करवा रहे हैं, उन फंक्शंस के दौरान, उनके चलने के दौरान अगर हम अपना कोई काम करवाना चाहें तो वी हुक देम, ठीक है। सो दैट थिंग इज कॉल्ड हुक। हुक क्या है? प्रायर टू प्रायर टू कैच द रनिंग प्रोसेस एंड गेट योर ओन वर्क डन, ठीक है। दैट मे और मे नॉट modify modify the output of the process, ठीक है। ये आप एक प्रोसेस के दौरान, आप उस चलते हुए प्रोसेस के दौरान अपना इंटरप्शन क्रिएट करके अपना एक काम करवाते हैं, और वो आपके उस काम करवाने से हो सकता है कि आउटपुट पे फर्क पड़े या ना पड़े। अब ये जो मे और मे नॉट है, दिस कैन बी डिफाइंड इन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ हुक, ठीक है। टाइप्स ऑफ हुक के अंदर एक हुक है एक्शन और एक हुक है फिल्टर, ठीक है। एक्शन और फिल्टर, या आई एम टॉकिंग अबाउट चाइल्ड थीम्स। चाइल्ड थीम के अंदर ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा जी, एक्शन इज अ काइंड ऑफ हुक दैट डज अ स्पेसिफिक टास्क एंड रिटर्न्स नथिंग। लाइक, इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? आप जा रहे हैं, आपको कोई कहता है कि बेटा ऐसा करें कि ये ना आप कचरा है इसको बाहर डस्टबिन में डालते हैं। आप बाहर, घर के बाहर जा रहे हैं और आपके सामने जो है वो बड़ी एक बिन है जहाँ पे आप वेस्ट को रखते हैं, तो आपको कहता है कि थ्रो द गार्बेज। दैट इज अ परफेक्ट एग्जांपल जहां पे आपको फेंक के वापस आ जाना और कुछ नहीं करना, सिर्फ व्हेन यू वर गोइंग टू प्ले क्रिकेट, ठीक है। आप क्रिकेट खेलने जा रहे थे, रास्ते में किसी ने आपसे कहा बेटा ये शॉपर है इसको बाहर फेंकना है, वेस्ट बिन में फेंकना है, आपने फेंक दिया। तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एन एक्शन। फिल्टर, फिल्टर की एग्जांपल क्या होगी? फिल्टर की एग्जांपल हो सकती है जी, हाँ, काइंड ऑफ हुक दैट asks you to perform a task, to perform a specific task with a certain condition and requires an output. That is your filter. अब इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? इसकी एग्जांपल हो सकती है कि you are going to you are going to you are going to enjoy field trip, and someone gives you a sack of oranges and asks you
to eat only good ones and throw bad ones। ठीक है, मतलब आपको कोई सैक ऑफ ऑरेंजेस, मतलब आपको एक थैला दे दिया, उसमें काफी सारे वो माल्टे शाल्टे हैं, आपसे कहा है कि बेटा इसमें से जो अच्छे वाले हैं वो खा लेना और जो बुरे वाले हैं वो फेंक देना। ठीक है। एंड एंड कीप द रिमेनिंग ones with you and return them। जितने आप इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छे वाले कर लें, जो बुरे वाले होंगे उनको फेंक देना, जो बचेंगे वो वापस ले आना। सो आपसे काम भी करवाया जा रहा है और आपको सर्टेन कंडीशन भी दी जा रही है। ऊपर वाले प्रोसेस में आपको सिर्फ इतना कहा जा रहा है आप कुछ करने जा रहे हैं तो साथ ये भी कर दें। तो दैट इज योर एक्शन एंड दिस इज योर फिल्टर। ठीक है। अब ये हुक क्या है, चलते हुए काम के दौरान आपको इंटरप्ट किया जाए और आपसे कहा जाए कि आप ये काम करने लगे, साथ मेरा भी एक प्रोसेस रन कर दें। अब प्रोसेस दो तरह के हो सकते हैं। पहला प्रोसेस जो कि आपको स्पेसिफिक काम करने को कह रहा है और आपसे रिटर्न में कुछ नहीं मांग रहा। दूसरा प्रोसेस जो आपको स्पेसिफिक काम करने को कह रहा है अनसर्टेन कंडीशन और आपको कहता है कि रिटर्न में कुछ ना कुछ लाजमी लेके आइएगा। सो दिस इज समथिंग अ डिफरेंस बिटवीन एक्शन एंड फिल्टर। अब एक्शन और फिल्टर ही को हम यूज करके अपने वर्डप्रेस के अंदर ज्यादातर कस्टमाइजेशंस करते हैं एंड वी आल्सो फॉलो टेम्पलेट हायरार्की। ठीक है। अब ये टेम्पलेट हायरार्की इज एन एक्सटेंसिव थिंग जिसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। राइट नाउ वी नीड टू डिस्कस सेक्शन एंड फिल्टर। सो एक्शन और फिल्टर की ही एक एग्जांपल है जो ये यहाँ पे आपको इस डॉक्यूमेंट में दी हुई है कि आपको क्या करना है, एक एक्शन को ऐड करना है। ऐड एक्शन का ये फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है। अब आपको पता है कि एक्शन क्या चीज है। ऐसा प्रोसेस है जो कि एक रनिंग प्रोसेस के दौरान एक काम आपसे करवाता है और रिटर्न में कुछ नहीं मांगता। तो जब भी याद रखिएगा आप एक एक्शन जो है उसको ऐड करने लगे हैं, ठीक है, तो व्हाट एन एक्शन विल रिक्वायर फ्रॉम यू, ये चीज समझना जरूरी है। इसके पैरामीटर्स क्या है। ऐड एक्शन बेसिकली वर्डप्रेस का एक फंक्शन है जो कि आपको किसी भी चलते हुए प्रोसेस के दौरान अपना फंक्शन ऐड करने की फैसिलिटी देता है कि आप किसी भी प्रोसेस को हुक कर लें। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इसके पैरामीटर्स हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है। ये इसका रिटर्न रिटर्न विल ऑलवेज ट्रू बिकॉज इट विल नेवर रिटर्न अ डेटा। अगर तो ये एक्शन परफॉर्म होगा तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। ठीक है। और हुक्स अ फंक्शन ऑन टू अ स्पेसिफिक एक्शन, यानी कि चलते हुए फंक्शन को हुक कर देता है विद अ स्पेसिफिक एक्शन के ये काम परफॉर्म करा दो। अब इसमें चार, जब भी आप किसी एक्शन को कॉल करेंगे सबसे पहले आप टैग बताएंगे, वो स्पेसिफिक फंक्शन बताएंगे जिसके साथ आपको हुक करना है। क्या हुक करना है वो आप यहाँ पे बताएंगे। ठीक है। फंक्शन टू ऐड, किस फंक्शन के साथ आप किस फंक्शन को हुक करने जा रहे हैं। बंदा बाहर जा रहा है, आप उससे सब्जी मंगवाना चाह रहे हैं, तो ये ही इज गोइंग आउट, दैट इज अ टैग, एंड यू आर आस्किंग हिम टू बाय वेजिटेबल्स फॉर यू, दैट इज योर फंक्शन। अब प्रायोरिटी क्या है। प्रायोरिटी अगला कंसेप्ट है कि आप उस बच्चे को कहते हैं कि बेटा आप खेलने जा रहे हो, आप ऐसा करो ये गेंद बल्ला इधर रखो, पहले मुझे सब्जी ला के दो फिर आपने खेलने जाना है। तो दैट इज योर प्रायोरिटी, कि आप प्रायोरिटी दे देंगे वहां पे। किस किस को आवाज डबल आ रही है। आवाज किस किस को डबल आ रही है। सबको डबल आ रही है, सिर्फ सिद्रा को डबल आ रही है। अच्छा जी, लास्ट वन है एक्सेप्टेड आर्ग्यूमेंट्स, कि अब ये फंक्शन क्या क्या एक्सेप्ट करता है। जो भी आप उसको पास कर रहे हैं वो क्या क्या एक्सेप्ट करेगा। आप जैसे उसको कहते हैं कि बेटा ये 100 रुपए का नोट पकड़ो, तो जो आप पैसे उसे दे रहे हैं दैट इज काइंड ऑफ एन आर्गुमेंट। तो आप उसको दो, आप एक 100 रुपया उसको देते हैं, साथ आप उसको एक कपड़े का थैला देते हैं, तो आपने दो आर्ग्यूमेंट्स उसको पास कर दिए। तो सिमिलरली आपके फंक्शन को चलने के लिए क्या क्या चाहिए वो आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो यहाँ पे आपका चाइल्ड थीम जो है उसके अंदर एक एक्शन आपको इन्वॉल्व करना है, WP&Q स्क्रिप्ट। ये वाला जो एक्शन है क्या करता है, वर्डप्रेस जब रन करता है उस रनिंग के दौरान हेड के अंदर जो हम लोग स्क्रिप्ट्स देखते हैं, हेड के अंदर जैसे मैं इसको अगर व्यू पेज सोर्स करूं या इंस्पेक्ट करूं, तो आप देखेंगे कि आपके जितने जावा स्क्रिप्ट के स्क्रिप्ट हैं या तो वो हेड में लगते हैं या बॉडी में लगते हैं, ऐसे ही है। तो यहाँ पे ये स्क्रिप्ट लग रहा है, ये स्टाइल लग रहा है सारा। ठीक है। तो हेड के अंदर कोई स्क्रिप्ट चलना होगा तो हेड में आ जाएगा, नहीं तो वो बॉडी से पहले आ जाएगा, जैसे यहाँ पे सारे बॉडी से पहले आ रहे हैं। ठीक है। तो वर्डप्रेस का क्या काम है कि जब भी वर्डप्रेस चलता है तो आपको स्क्रिप्ट इंक्लूड करवाना है अपना। ठीक है। और स्क्रिप्ट इंक्लूड करवाना है, अब आपकी प्रायोरिटी है कि वो हेड में आए कि बॉडी में आए। तो हेड में ये स्क्रिप्ट इंक्लूड है,
तो आप चाहते हैं कि जैसे ये स्क्रिप्ट इंक्लूड होने लगा मेरी एक स्टाइल शीट की फाइल भी इंक्लूड हो जाए, मेरा जो चाइल्ड थीम मैंने बनाया उसकी एक स्टाइल की फाइल है वो भी साथ इंक्लूड हो जाए। तो आप उसके लिए WP स्क्रिप्ट्स का जो टैग है वो यूज करते हैं, ठीक है। सो इसकी एग्जांपल को हम लोग देखते हैं। पहले यहाँ से ऐड एक्शन को उठाते हैं और अपने कोड में कॉपी करते हैं। इस सारे का स्क्रीनशॉट मैं लेके ना आपके साथ ग्रुप में शेयर कर देता हूँ ताकि आप बाद में भी इसको देख सकें। अच्छा जी, फंक्शंस डॉट पीएचपी की फाइल है तो ऑब्वियसली पीएचपी से इसका स्टार्ट होगा और यहाँ पे पीएचपी टैग सेंड हो गया, ठीक है। और इसके अंदर मैंने एक एक्शन ऐड कर दिया, ऐड एक्शन WP इंक्लूड स्क्रिप्ट्स माई थीम इंक्लूड स्टाइल। ये वाला प्रोसेस है, उसके साथ मैं ये फंक्शन अपना कॉल कराना चाह रहा हूँ। जो फंक्शन आपका है वो आपने पहले डिफाइन कर लेना है। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि जब ये प्रोसेस रन हो तो ये फंक्शन चले, और ये फंक्शन जब भी चले मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये फंक्शन कहाँ पे चलता है। आपको पता है पीएचपी जहां पे भी एग्जिट करती है वहीं पे अपना आउटपुट रिटर्न कर देती है। तो पेज के जिस भी पार्ट पे ये फंक्शन चल रहा होगा वहां पे वकास प्रिंट हो जाएगा, उसके ऊपर वाला जो पार्ट होगा वो एज इट इज रन हो जाएगा। सो मैंने यहाँ पे इसको रिफ्रेश किया, ठीक है। इसका मतलब है कि मेरा हेडर प्रिंट होने से पहले ही वकास प्रिंट हो गया, यानी कि अभी चलते हुए प्रोसेस के दौरान मैं अपना काम करवाना चाह रहा हूँ। वर्डप्रेस मेरा अपना प्रोसेस को कंप्लीट करेगा, उस प्रोसेस में मैंने एक चीज करवानी है, तो जब हेड मेरा प्रिंट होना उसी में वकास प्रिंट हो गया। मैं इसको एग्जिट लगा देता, खत्म कर देता हूँ यहाँ से, इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ। तो अब क्या होगा कि मैंने जो एक्शन कॉल किया है, इंक्यू स्क्रिप्ट का एक्शन है, उसमें मैंने कहा कि जी वकास को प्रिंट करवा दो, तो उसने यहाँ पे वकास को प्रिंट करवा दिया। जहां पे अब अगर मैं कोड देखूं इसका, तो कोड के अंदर वकास किधर प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे बॉडी के फौरन बाद, ठीक है। यहाँ पे वकास प्रिंट हो रहा है। उसके अंदर मेटा के और लिंक के टैग आ रहे हैं। अगर आप देखें ये मेटा के और सारे लिंक के टैग कहाँ आने चाहिए थे, बेसिकली हेडर के अंदर। अभी हेडर से निकल के यहाँ पे आ गए, क्योंकि एक ऐसा एक्शन है जिसके अंदर जो चीज प्रिंट हो रही है दैट इज नॉट अ प्योर HTML, और वो वर्डप्रेस के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा, तो दैट डिस्टर्ब्ड एवरीथिंग, जिसकी वजह से मेरा आउटपुट भी सारा डिस्टर्ब हो जाता है। सो इस एड एक्शन के अंदर ये जो एक्शन है स्पेसिफिकली इंक्यू स्क्रिप्ट्स का, ये जो प्रोसेस है ये बनाई इसलिए है कि आप इसके अंदर अपने स्क्रिप्ट्स और स्टाइल की फाइल्स को इंक्लूड करवा सकें, ठीक है। इस यहाँ पे आउटपुट प्रिंट करने के लिए ये नहीं बना। जस्ट गिव मी अ सेकंड। अच्छा, ये आउटपुट प्रिंट करने के लिए नहीं बना हुआ, यहाँ पे आप या स्क्रिप्ट की फाइल इंक्लूड कराएं या स्टाइल की फाइल इंक्लूड कराएं। तो वही यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन में दिया हुआ है कि ऐड एक्शन माई थीम इंक्लूड स्टाइल। माई थीम इंक्लूड स्टाइल इज अ फंक्शन जो कि यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। तो माई थीम थीम इंक्लूड स्टाइल के अंदर आप वर्डप्रेस की कोई ना कोई फाइल इंक्लूड करवाना चाह रहे हैं। अब वर्डप्रेस की फाइल आप कैसे इंक्लूड करवा सकते हैं, उसके लिए आपका एक फंक्शन है जिसका नाम है WP इंक्लूड स्टाइल, ठीक है। और इस फंक्शन की डेफिनेशन भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, सर्च में इसको ऐड करते हैं। ये फंक्शन है जो कि एक स्टाइल शीट को इंक्लूड करवाता है। इसको मैं कॉपी करके अगेन आप लोगों के ये जो फंक्शन डॉट PHP इसमें यूज करूंगा, लेकिन आई वांट यू टू स्टडी इट वंस। मैंने कमेंट में ये लिंक दिया है, इसको ओपन करके एक दफा सब पढ़ लें, एक दफा इसको रीड आउट करें, देन आई विल एक्सप्लेन इट। हाँ जी, आप पढ़ लेते हैं तो मुझे बता दीजिएगा दनाल।
start explaining this. पढ़ लिया आप लोगों ने? वर्डप्रेस के अंदर अगर आपके थीम के अंदर कोई भी ऐसी फाइल है स्टाइल की जिसको आप इंक्लूड करना चाह रहे हैं, तो यू कैन यूज दिस फंक्शन। जो फाइल आपकी थीम के फोल्डर में पड़ी हुई है, अगर आप उसको इंक्लूड करना चाह रहे हैं तो आप इस फंक्शन को यूज करके इंक्लूड कर सकते हैं। जब हम प्योर HTML पे काम करते हैं तब हम क्या करते हैं, लिंक का टैग लगाते हैं, href बताते हैं, रिलेटिव पाथ दें चाहे एब्सोल्यूट पाथ दें, फाइल को हम लिंक करवा देते हैं। यहाँ पे हमें सिर्फ क्या करना होता है, एक्टिव थीम का एड्रेस देना होता है और वहां पे फाइल का नेम बताना होता है, तो दैट ऑटोमेटिकली इंक्लूड्स दिस फाइल। ठीक है। सो एक काम करते हैं कि ये वाला जो फंक्शन है ये मैं कॉपी कर रहा हूँ उसके अंदर फंक्शन की डेफिनेशन को। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को साथ साथ नजर आए। एड एक्शन जो है वो यहाँ तक कॉल हो गया। एड एक्शन का जो फंक्शन है इन्होंने नीचे डिफाइन किया हुआ, हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ। उस फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर ये वाला WPQ स्टाइल्स का फंक्शन कॉल किया हुआ है। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और अपने कोड में जाके प्लेस करने लगा हूँ। ठीक है। अब WPQ स्टाइल का फंक्शन करता क्या है, एक स्टाइल की फाइल इंक्लूड करेगा जिसका नाम रखेगा चाइल्ड स्टाइल। ठीक है। तो पहला पैरामीटर अगर आप यहां पे देखें इस फंक्शन का, द फर्स्ट पैरामीटर ऑफ दिस फंक्शन, फर्स्ट पैरामीटर इज द हैंडल। हैंडल इज कॉल्ड द नेम ऑफ द फाइल। ठीक है। बेसिकली हैंडल किसे बोलते हैं, नेम ऑफ फाइल जो कि ब्राउजर के अंदर शो होगा। जब भी फाइल आपकी ऐड होगी उस फाइल का हैंडल आएगा, वो नाम जो कि ब्राउजर में शो होगा। सोर्स होगा उस फाइल का पाथ जहां पे वो फाइल लोकेटेड है। डिपेंडेंसी होगी उस फाइल, वो फाइल किस किस फाइल पर डिपेंड करती है। यानी अगर मैं स्टाइल शीट चाइल्ड की लोड कर रहा हूँ तो वो पेरेंट पे डिपेंड करती है। ठीक है। तो अगर पेरेंट चलेगी तो चाइल्ड चलेगी, तो ये डिपेंडेंसी है, ऑप्शनल है, ऐड करना चाहें कर दें, नहीं ना करें। नेक्स्ट है वर्जन। उस फाइल का जब भी आप अपडेट करते हैं तो वर्जन नंबर भी आप बता देते हैं कि ये वर्जन 1.1 है, 1.2 है, 1.3 है। तीसरा है मीडिया। लास्ट वन है मीडिया। मीडिया का मतलब है कुछ स्टाइल ऐसे होते हैं जो कि आपने स्पेसिफिक स्क्रीन के लिए किए होते हैं, जैसे आईपैड का स्टाइल है, प्रिंट स्क्रीन का स्टाइल है कि जब जब भी प्रिंट व्यू ओपन हो तो उसमें ये स्टाइल शीट लगे। ठीक है। तो मीडिया जो है वो स्क्रीन हो सकती है, मीडिया प्रिंट हो सकता है, मीडिया कोई एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइस हो सकती है। तो ये चंद एक फंक्शन है जिसमें रिक्वायर्ड हमारा क्या है, हैंडल और सोर्स, बाकी सारे ऑप्शनल है। ठीक है। यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड और ऑप्शनल बताए होंगे कि हैंडल स्ट्रिंग टाइप का होगा, रिक्वायर्ड है। सोर्स स्ट्रिंग टाइप का, ये भी ऑप्शनल है। डिपेंडेंसी भी ऑप्शनल है, वर्जन भी ऑप्शनल है और मीडिया भी ऑप्शनल है। ठीक है। तो इस टाइम जो मैंने कोड कॉपी किया अगर आप देखें तो पहला प्रोसेस क्या है, पहला आर्गुमेंट है हैंडल, कोमा के बाद दूसरा आर्गुमेंट शुरू होता है दैट इज योर सोर्स। उसके बाद तीसरा आर्गुमेंट शुरू होता है अरे में पेरेंट हैंडल, अगर पेरेंट की फाइल है तो इसको चलाओ। और उसके बाद लास्ट वन है गेट थीम में गेट वर्जन, जो थीम का वर्जन होगा ऑटोमेटिकली उसको पिक कर लेगा। ठीक है। और मीडिया नहीं दिया हुआ, ऑप्शनल का मतलब होता है आप वो आर्गुमेंट दें चाहे ना दें। अच्छा। अब इसमें सोर्स सबसे इंपॉर्टेंट है कि फाइल लोकेटेड किधर है। तो गेट स्टाइल शीट URI ये फंक्शन दिया हुआ है। सबसे पहले इस फंक्शन का आउटपुट समझने की जरूरत है कि ये फंक्शन क्या करेगा। सो मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट अंडरस्कोर R डॉलर, डॉलर नहीं बल्कि इसी फंक्शन का आउटपुट चेक करना चाह रहा हूँ क्या आएगा। क्योंकि ये हमारा सोर्स है तो सोर्स जब हमने देना है तो यहाँ पर एग्जैक्टली में पाथ देना पड़ेगा। तो पाथ की जगह पर उसने ये फंक्शन यूज किया तो ये फंक्शन क्या करता है ये पता होना चाहिए। तो इस फंक्शन को मैं प्रिंट करवाने लगा हूँ
अपनी स्क्रीन पे कि जब भी ये सोर्स में जाएगा फंक्शन, तो व्हाट विल इट प्रोवाइड इन रिजल्ट? HTTP localhost WordPress install WP content themes news magazine child style dot css। ये पूरा पाथ रिटर्न कर देता है आपकी style dot css की फाइल का। अब अगर हम अपने कोड में देखें तो हमने style dot css की फाइल इसी पाथ पे ऐड की हुई है। देखें, जब भी वेब रिसोर्स लोड होते हैं, समझने वाली बात है जो जरूरी है, जब भी आपके वेब रिसोर्स लोड होते हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें एलिमेंट्स के अंदर हेड के अंदर आए, तो आपके जो लिंक पाथ हैं वो हमेशा href से आ रहे हैं और उनके स्टार्ट पे http आ रहा होता है। ठीक है, आने को ये इस तरह भी आ सकता था, स्लैश एप्लीकेशन स्लैश एम्प स्लैश www स्लैश फोल्डर का नाम स्लैश फिर आगे और फिर फाइल का पाथ, एब्सोल्यूट हार्डवेयर का डायरेक्टरी का पाथ आ सकता था। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ वेब पाथ। क्यों? क्योंकि स्टाइल शीट आपकी वेब से इंक्लूड होती है और वो आपकी एक्सेसिबल रिसोर्स है स्टाइलिंग के लिए, इसलिए यहाँ पे वेब पाथ आता है। और ये वाला जो गेट स्टाइल शीट यूआरआई है, ये डायरेक्ट चाइल्ड थीम के अंदर की स्टाइल शीट का पाथ देता है। अगर मैं इस फंक्शन को चेंज कर दूं, कैसे मैं इस फंक्शन को कर देता हूं, इफ यू सी, हाँ मैं इस फंक्शन कर देता हूँ गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी यूआरआई। ठीक है, और लेट मी प्रिंट दिस वन। अब क्या करेगा, ये अपने पेरेंट फोल्डर का पाथ बता देगा। ये जो चाइल्ड, ये जो थीम है, ये जिस पेरेंट का भी चाइल्ड है, उस पेरेंट के फोल्डर का, जो पेरेंट फोल्डर है उसका पाथ दे देगा। उसके आगे आपने जो भी चीज वहां से रिसोर्स लोड करवाना है आप कर सकते हैं। तो चाइल्ड और पेरेंट के रिलेशन के अंदर जो गेट स्टाइल शीट यूआरआई है, वो चाइल्ड थीम की अंदर जो चाइल्ड फोल्डर है उसके अंदर जो सी एस स्टाइल और सीएसएस की फाइल है उसका पाथ देता है। टेम्पलेट डायरेक्टरी यूआरआई जो है वो पेरेंट का पाथ देता है। अगर स्टाइल शीट डायरेक्टरी यूआरआई करें तो क्या होता है? अगर मैं यहाँ पे स्टाइल शीट को कॉपी करूँ, इस वर्ड को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, गेट स्टाइल शीट डायरेक्टरी यूआरआई, तो क्या मेरे पास आता है? सिर्फ, फिर मेरे पास, क्योंकि अब आपने डायरेक्टरी यूआरआई मांगा है, तो अब आपको चाइल्ड की डायरेक्टरी का पाथ मिल गया, आगे स्टाइल डॉट सी एस एस लिखा हुआ नहीं आ रहा। तो आप इस फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं, गेट स्टाइल शीट डायरेक्टरी यूआरआई यहाँ पर यूज करें। उसके आगे स्ट्रिंग के साथ, क्योंकि वो पाथ आपके पास ऐसा स्ट्रिंग आ रहा है, उसके आगे आप एक स्लैश और लगाएं डॉट लगा के, और आगे स्टाइल शीट का नाम दे दें जो भी आपके स्टाइल डॉट सी एस एस का नाम है। तो चंद फंक्शन, चंद थीम, जो पेड थीम है, उन्होंने क्या किया होता है कि वो स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल का नाम नहीं रखते, वो अपनी मर्जी से कोई नाम रख देते हैं मेन डॉट सी एस एस, और यहाँ पे वो उसको इस तरह से लोड करवा देते हैं, बजाय इसके कि वो इस फंक्शन को यूज करें गेट स्टाइल शीट यूआरआई। वो पेरेंट फोल्डर का नाम लेते हैं, चाइल्ड फोल्डर का नाम लेते हैं इस फंक्शन से, और आगे अपनी फाइल का नाम बता देते हैं। अब क्या होगा, अब मेरे पास ब्राउजर के अंदर मेरा जो चाइल्ड स्टाइल है वो लोड होगा, और उसका हैंडल आएगा चाइल्ड स्टाइल। ठीक है, और वो डिपेंडेंट पेरेंट पे है, और उसका वर्जन ये है। इन दोनों को मैं कर रहा हूँ कमेंट, ये मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, ये ऑप्शनल है। इस कॉमा को खत्म कर रहा हूँ क्योंकि आप सिर्फ दो आर्गुमेंट्स में इस फंक्शन को पास कर रहा हूँ, तो बाय डिफॉल्ट ये पहला होगा, ये दूसरा होगा, अगले वाले तीन एम्प्टी होंगे। अब इस फंक्शन की आउटपुट चेक करते हैं। अब इस फंक्शन की मुझे देखें, ये सी एस एस स्टिल ब्रोकन है, लेकिन जो मेन चीज है, क्या मेरी फाइल लोड हो गई है? इंस्पेक्ट में आता हूँ मैं, हेड में आता हूँ, और यहाँ पे मुझे चेक करना है क्या मेरी फाइल लोड हो गई है या नहीं। ठीक है, तो इसका एक काम यहाँ पे हल निकालते हैं कि हम इसको पहले तो ये खत्म करें रिस्पॉन्सिव को, दूसरा हम इसको पेज व्यू सोर्स कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आ गया, अब लिंक वन बाय वन चेक करते हैं। ये लिंक है प्रोफाइल पिंग बैक रोबोट्स डीएनएस अल्टरनेट एंड स्टाइल शीट डैशिकॉन्स डॉट सी एस एस आई डी है। स्टाइल शीट एडमिन बार है, स्टाइल शीट एलिमेंटर है, स्टाइल शीट डब्ल्यूपी ब्लॉक लाइब्रेरी है, स्टाइल शीट स्टाइल चाइल्ड स्टाइल सी एस एस। यानी कि मेरी फाइल लोड हो रही है, ये मेरी फाइल का हैंडल है जो मैंने हैंडल प्रोवाइड किया था, और यहाँ पे उसका पाथ दिया हुआ है, और थीम का क्योंकि वर्जन 5.4.2 है तो वही सामने आ रहा है। और अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो मेरी वो स्टाइल डॉट सी एस एस की फाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगी, जहाँ पे ऑथर वकास अली आ रहा है। ठीक है, सो आपने इंक्लूड स्टाइल का फंक्शन यूज किया, उसमें हैंडल बताया, पाथ बताया, और आपकी जो स्टाइल चाइल्ड स्टाइल फाइल है वो लोड हो गई। ठीक, हैंडल को चेंज करता हूँ तो कोई फर्क पड़ता है? चाइल्ड स्टाइल न्यू करता हूँ,
तो ये देखें आपका हैंडल चेंज हो गया। दिस इज नाउ चाइल्ड स्टाइल न्यू CSS। ठीक है। सो कल को आपको चेक करना पड़ जाए कि आपकी पास फाइल लोड हो रही है नहीं हो रही, आपने क्यों किया, आपका स्टाइल नहीं आ रहा, तो आप यहाँ से डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं उस फाइल को। दूसरा, चाइल्ड स्टाइल आपका सिर्फ ओवरराइडिंग के लिए। ओवरराइडिंग का कंसेप्ट अगर आप लोगों को प्रोग्रामिंग का है कि आपका कोई भी एक प्रोसेस चल रहा है और उस प्रोसेस का आउटपुट आ रहा है ए, आप चाहते हैं कि ए ना आए बी आए, तो आप चलते हुए प्रोसेस को ओवरराइड कर सकते हैं, उसी फंक्शन को कॉपी करें अपने चाइल्ड क्लास के अंदर ला के उसके आउटपुट को चेंज कर रहे हो, दैट इज ओवरराइडिंग। सो पेरेंट की जो आपकी सीएसएस है उसको आप चाइल्ड से ओवरराइड करते हैं, पहले पेरेंट की सीएसएस लगती है उसके बाद चाइल्ड की सीएसएस लगती है। तो इस टाइम इस थीम को पेरेंट की सीएसएस की जरूरत है जो कि इस थीम डेवलपर ने ऐड की हुई है, तो यू हैव टू कॉपी ऑल द कोड डिफाइंड हियर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको उसने तरीका बताया हुआ और उसके बाद उसने इस फंक्शन में दोनों फाइल्स को लोड किया हुआ है। तो जब भी मैं चाइल्ड थीम बनाता हूँ मैं यहाँ से इस फंक्शन को कॉपी करके यहाँ पर रिप्लेस कर देता हूँ। तो मेरे पास अगर आप देखें तो पहला पेरेंट हैंडल है, पेरेंट हैंडल का नाम क्या है, पेरेंट स्टाइल। गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी पेरेंट का पाथ बताएगा जो हमने ऑलरेडी देखा है, उस आगे स्टाइल डॉट CSS की फाइल लोड करेगा, आगे उसका वर्जन देगा, पहले पेरेंट की फाइल लोड करेगा, उसके बाद अगला फंक्शन साथ ही कॉल हो गया जो कि चाइल्ड की फाइल लोड करेगा। ये मिसिंग है दो आर्गुमेंट्स, इनको भी कॉपी कर लेते हैं। अब ये बात कंप्लीट हो गया। अब ये पहले पेरेंट की फाइल लोड कराएगा, उसके बाद चाइल्ड की फाइल लोड कराएगा, उसके बाद ये फंक्शन जो है एग्जिट हो जाएगा। सो अब अगर अपना हम आउटपुट देखें तो इट शुड बी ओके। अब पेरेंट स्टाइल आ रहे हैं और चाइल्ड स्टाइल आ रहे हैं। सो अब मेरे पास जो है वो मेरा थीम एग्जैक्टली चल रहा है। और अगर आप वहां पे जाके देखें अपने थीम्स के सेक्शन के अंदर, आप पेरेंट्स में आए, थीम्स में आए, तो राइट नाउ मेरे पास चाइल्ड थीम एक्टिवेटेड है, पेरेंट थीम एक्टिवेट नहीं है। दिस इज चाइल्ड थीम, न्यूज़पेपर चाइल्ड बाय वकास अली। ठीक है। और अगर आप थीम की फाइल्स के अंदर देखें तो इसके अंदर सिर्फ 3 फाइलें हैं और आपका पूरे का पूरा थीम इज एक्जैक्टली रनिंग विद द क्लियर हेडर एंड फुटर एंड बॉडी। ठीक है। सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट कि आप चाइल्ड थीम बना के अपने थीम की कस्टमाइजेशन करते हैं पेरेंट थीम की बेस के ऊपर। सो अभी ये जो स्टाइल डॉट CSS की फाइल है दिस इज इन वर्किंग। सो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे अपनी बॉडी के ऊपर सबसे पहले एक बैकग्राउंड कलर लगाता हूँ रेड, सारी बॉडी को बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड लग जाए। कैशे क्लियर करें तो मेरा पूरा बॉडी का कलर जो है वो रेड हो गया। और मैं इस मेन्यू के कलर को ओवरराइड करना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो इस मेन्यू के कलर का क्लास आ रही है सेक्शन BG कलर मेन नैव। ठीक है। ये ब्लू कलर लगा हुआ है। तो मैं इस क्लास को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ सेक्शन डॉट, ये वाली क्लास है। ये दो क्लासेस क्योंकि एक ही डिव को लग रही हैं, एक ही सेक्शन को लग रही है, इसलिए इनमें स्पेस नहीं आएगी। और यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ इसका बैकग्राउंड कलर हो जाए ऑरेंज। अब ओवरराइडिंग का मतलब क्या है, पेरेंट स्टाइल पहले लग रहा है, चाइल्ड स्टाइल बाद में लग रहा है। तो जो स्टाइल शीट पहले लग रही है पहले वो अप्लाई होगी, जो बाद में लग रही है बाद वाली वो अप्लाई होगी। तो बाद वाली ओवरराइड कर रही है पहले वाली को। तो अब इसका कलर चेंज होके ऑरेंज हो जाना चाहिए। सो यू कैन सी दैट कि ये इसको कलर ऑरेंज लग गया है। जो ब्लू वाला कलर था वो प्रॉपर्टी अब यहाँ पे देखेंगे तो डिसेबल हो गई है और ये ऑरेंज कलर आपका आ गया, क्योंकि आपकी जो चाइल्ड स्टाइल शीट है वो पेरेंट के बाद लोड हो रही है कोड के अंदर। अगर आपको नहीं भी क्लियर है तो आप यहाँ से व्यू सोर्स करके चेक करना है। तो पहले पेरेंट स्टाइल आ रहा है उसके बाद चाइल्ड स्टाइल आ रहा है। तो आपके पेरेंट स्टाइल के अंदर सारी CSS डेवलपर्स ने की हुई है जिन्होंने थीम बनाया है। चाइल्ड के अंदर आप जाके उसको खुद ओवरराइड कर रहे हैं। तरीका वो है जो हमने चाइल्ड थीम बना के किया है, जो कि वर्डप्रेस का ओरिजिनल वे है। और किसी ने क्वेश्चन किया था कि सर ये हैकर्स के लिए यूजफुल कंसेप्ट है, नहीं ये डेवलपर्स के लिए यूजफुल कंसेप्ट है। आप ये सोचें कि आप एक वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन करते हैं और आप उसमें 70% काम अपने प्लगइन से करवा रहे हैं। एलिमेंटर का प्लगइन है, कॉन्टेक्ट फॉर्म का प्लगइन है, डेमो इंपोर्ट का प्लगइन है, वो सारे प्लगइन्स किस तरह से रन होते हैं, वो सारे प्लगइन्स हुक की बेस पे चल रहे हैं। ठीक है। अगर हम एलिमेंटर से पूरा पेज बना सकते हैं तो वो हुक है जो कि बॉडी की हुक को रन होती है, उसमें एलिमेंटर का कोड जो है वो अपने पूरे पेज को प्रिंट करवा रहा होता है कि मेरा डेटाबेस में बना बनाया पेज है, उसको निकालो बॉडी में सारा कुछ ये प्रिंट करवा दो, तो एलिमेंटर काम करता है। तो ये जो हुक्स का कॉन्सेप्ट है ये डेवलपर्स के लिए जो है वो एक यूजफुल चीज है, क्योंकि
अगर ये स्टैंडर्ड्स ना मेंटेन हो, अगर ये डॉक्यूमेंटेशन ना अवेलेबल हो, तो नोबडी नोस कि मैं मुझे किस तरह से कस्टमाइजेशन करनी है और किस तरह से एनहांसमेंट करनी है कोड की, किस तरह से मुझे नए प्लगइन्स को रिलीज करना है। तो ये अब अगर कोई बंदा कल को प्लगइन बनाता है या थीम बनाता है, तो वो ऑल द वर्ल्ड दिस इज अ स्टैंडर्ड वे। आप अगर प्लगइन डेवलपर हैं तो आपको पता है कि यार इस प्रोजेक्ट के अंदर लेट्स सपोज यहाँ पे प्लगइन्स के सेक्शन में 7 प्लगइन है, मुझे किसी प्लगइन में चेंज करना है, तो कैसे होगा, इसकी हुक्स किस तरह से डिफाइन हुई होंगी, एक्शंस कैसे डिफाइन हुए होंगे, चेंज कैसे करना है, टेम्पलेट कहाँ पे होता है। सो ऑल ऑफ दीज आर स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड्स जो है वो बना के सबके साथ शेयर कर दिए जाते हैं, और फिर स्टैंडर्डाइज्ड वे में आप काम करके चीजों को चेंज कर पाए। सो दिस वाज आवर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स कस्टमाइजेशन, एंड आई एम होपफुल के आपको मजा आया होगा इसको समझने का। तो किसी को अगर यहाँ तक कोई इशू है तो ही और शी कैन आस्क मी। जी, एनी इशू टू एनीबडी? चलें, शुक्र है इंटरेस्टिंग हो गया। अच्छा जी, आगे बात करते हैं। तो इसको मैं अभी जो है सिर्फ सेक्शन को चेंज कर रहा हूँ, बॉडी रेड अच्छी नहीं लग रही, तो रिफ्रेश करते हैं। अच्छा जी, चलो जबरदस्त। अब मेरा जो कलर है दो ऑरेंज। और अगला कंसेप्ट क्या है? अगला कंसेप्ट है जी टेम्पलेट हायरार्की। पर उससे पहले आई वांट यू टू डू समथिंग एल्स। आई वांट टू क्रिएट अ पेज यूजिंग कोड। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक पेज वर्डप्रेस के अंदर इनहांस ऐड कर लूँ और उसमें थोड़ा सा मैं कोड कर लूँ। सो उसके तरीका कार क्या है? अगर आप डैशबोर्ड में आते हैं और अपने पेजेस के सेक्शन में आते हैं, तो यहाँ पे आपको ना ये टेम्पलेट साथ नजर आ रहा है। पोस्ट पेज बेस्ड ऑन एलिमेंटर, कॉन्टेक्ट इज बिल्ट विद एलिमेंटर, होम इज फ्रंट एंड एलिमेंटर, होम न्यू इज विद एलिमेंटर। किसी और पेज को एडिट करते हैं तो यहाँ पे आपके पास राइट साइड पे एक टेम्पलेट ऑप्शन आ रही होती है। ये टेम्पलेट आ रहा है राइट नाउ। इसमें आपके पास नो फीचर्ड इमेज टेम्पलेट है, फुल विड्थ टेम्पलेट है, फ्रंट पेज है, एलिमेंटर, कैनवास, एलिमेंटर, फुल विड्थ और डिफॉल्ट। तो एक पेज अपना नया क्रिएट करता है। फाइंड न्यू पेज, ठीक है। और इसकी बॉडी में आई एम गोना राइट समथिंग। Learning to code was never easy process for me, but I went step by step for basic concepts of programming, and I decoded it. And today I proudly say that I am a full stack web developer। ठीक है, so this is the code that I write और मैं इसको पब्लिश कर रहा हूँ। और अब इसका न्यू पेज मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। तो ये मेरा जो कंटेंट ऐड हुआ है ये मेरा आ रहा है बॉडी के सेक्शन के अंदर। अब लेट्स सपोज आपका यूजर कल को आपको कहता है कि मुझे एक पेज में अपने कंटेंट ऐड कराना है, कोई गैलरी ऐड करवानी है, आई नीड टू ऐड समथिंग समवेयर इन दिस एरिया। यहाँ पे रहते हुए मुझे कुछ ऐड कराना है, तो यू डू नॉट नीड टू कस्टमाइज एनीथिंग। आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली इसको टेक्स्ट में चेंज करें। जो कोड आपने लिखा है वो आपका पैराग्राफ का कोड है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे IMG जो HTML अपनी यहाँ पे डालूं और अपना जिस तरह का भी मैं कोड करवाना चाह रहा हूँ, मुझे लेट्स सपोज गूगल से बेस्ट बेस्ट गेम सेटअप
बेस्ट गेमिंग सेटअप किक से चाहिए। ठीक है, सो आई जस्ट पिक दिस पिक्चर। ठीक है, और मैं इस पिक्चर को कॉपी करके यहाँ पे डाल रहा हूँ अपने पास। सोर्स विड्थ मैं इसकी दे देता हूँ जी, है विड्थ है जी 300, क्योंकि ये विड्थ एट्रीब्यूट है HTML के अंदर। इमेज के टैग के अंदर आप विड्थ और हाइट दे सकते हैं। हाइट भी मुझे चाहिए, लेट्स सपोज हाइट 300 कर देते हैं, विड्थ जो है वो 450 कर देते हैं। ठीक है, और इमेज का टैग क्लोज हो गया। यहाँ पर पैराग्राफ का टैग देता हूँ, दिस इज माई ऑसम गेमिंग setup. Used to play games when I was a kid. I have spent several hours on building this setup from scratch. ठीक है, इसको मैं अपडेट कर रहा हूँ। So let's view our page. तो अगर आपको इसी सेक्शन में कोड करना है, अपने पेज के सेक्शन में कुछ चीज ऐड करनी है, गैलरी ऐड करनी है, छोटा मोटा कैलेंडर ऐड करना है, छोटी मोटी फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, HTML का कोड है वो यहाँ पे कर सकते हैं अपने पेज की बॉडी के अंदर। ऑल्सो यू कैन कोड हेयर विद यू कैन से विद PHP। ठीक है, आप कुछ प्लगइन्स को यूज करके यहाँ पे PHP का कोड भी बॉडी में लिख सकते हैं। एंड इफ यू डोंट वांट दिस एरिया, आपको ये एरिया नहीं चाहिए, तो आपके थीम के अंदर अगर तो टेम्पलेट एडिड है फुल पेज का, तो डिफॉल्ट टेम्पलेट से अगर मैं आ जाता हूँ फुल विड्थ पेज के ऊपर और इसको अपडेट कर देता हूँ, अब इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो मैं फुल विड्थ टेम्पलेट में आ चुका हूँ। अब मेरे पास पूरे पेज की बॉडी अवेलेबल है। टेक्स्ट सेक्शन में आके मैं पूरे पेज का डिजाइन अपनी मर्जी से कर सकता हूँ। जो आपको स्टाइल चाहिए आप लोड करवा सकते हैं, जो जावास्क्रिप्ट चाहिए वो लोड करवा सकते हैं, जो फॉर्म, जैसे मैं यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्म क्रिएट करना चाह रहा हूँ इस पेज के ऊपर, जिसके ऊपर बंदा क्लिक करे या एंट्री करे तो उसकी ईमेल चली जाए लेट्स सपोज, तो मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से एक फॉर्म जो है वो बना सकता हूँ। div क्लास फॉर्म रैपर div, उसके अंदर फॉर्म टेक्स्ट रीडेबल है सबके लिए, पढ़ने में मसला तो नहीं है। ठीक है, ठीक है, और फॉर्म के अंदर लेट्स सपोज div क्लास फील्ड ग्रुप, और इस फील्ड ग्रुप के अंदर मेरे पास मजीद 2 डिव्स में ऐड कर लेता हूँ। लेबल पेपर और फील्ड रैपर, और यहाँ पे लेट्स सपोज मैं अपना कोई भी लेबल दे देता हूँ, लेबल क्लास लेबल लेबल एंड, और यहाँ पे कोई टेक्स्ट फील्ड अपनी दे देता हूँ, इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम ईमेल। ठीक है, उम्मीद भी है उसके साथ अभी आप परेशान हो, जो सिखा रहा हूँ उस पर फोकस करें, उसको छोड़ दें।
वो कैसे अपडेट होंगी, लेट इट बी देयर, वो आपका इशू नहीं है। और ना ही वो, मुझे आज तक कभी जरूरत नहीं पड़ी। यू वुड नेवर नीड टू डू दैट। वो जब सर्वर्स के ऊपर बात करूंगा, डिप्लॉयमेंट पे बात करूंगा, तो वो कॉन्सेप्ट जो अभी करवा रहा हूँ उस पर फोकस करें। ठीक है, व्यू पेज करते हैं। सो यू गेट योर फॉर्म। ठीक है, अब इस फॉर्म की स्टाइलिंग करना चाह रहे हैं, तो आपको पता है स्टाइल डॉट सी एस एस आपके पास है। सो तो ये फॉर्म है। फॉर्म की क्लास क्या है, फॉर्म डैश रैपर। और यहाँ पे आप div डॉट फॉर्म डैश रैपर, उसका सबसे पहले आप उसकी विड्थ दे लें। पेज के अंदर उसकी विड्थ होनी चाहिए अराउंड 50%। ठीक है, और मैं चाहता हूँ पेज के सेंटर में आए ये, तो डिस्प्ले टेबल और मार्जिन जीरो ऑटो। ठीक है, और क्योंकि मैंने लेबल नहीं दिया हुआ, सो आई नीड टू ऐड द लेबल देयर। ठीक है, अपडेट, रिफ्रेश। ठीक है, और इस ईमेल का कलर, क्योंकि लेबल का कलर ऑलरेडी वाइट है, तो इसको मैं ओवरराइड करना चाह रहा हूँ चाइल्ड स्टाइल के अंदर। तो div डॉट फॉर्म के अंदर जितने भी लेबल होंगे उनका कलर शुड बी ब्लैक। ठीक है, और इस कंटेंट को भी अगर आप सेंटर लाइन करना चाहें तो वो लगा के इसके ऊपर टेबल की प्रॉपर्टी आप इसको सेंटर लाइन कर सकते हैं। दैट इज नॉट अ बिग डील। या पोस्ट कंटेंट का टेक्स्ट लाइन अगर आप सेंटर करें तो ये वैसे ही सेंटर में हो जाएगा। ठीक है, सो आपका सारा पेज सेंटर लाइन हो गया। सो हाउ डू यू थिंक, या मतलब वर्डप्रेस के अंदर वेबसाइट बनाना या चेंजेस करना या कस्टमाइजेशन करना कितना को मुश्किल हो सकता है? अगर आपने कोई इस तरह का काम काम पकड़ लेते हैं आप अपवर्क के ऊपर या फाइवर के ऊपर, जहां पे आपको वन पेज का काम सिर्फ करना है, वर्डप्रेस की किसी साइट के अंदर एक पेज बनाना है, तो दैट कैन टेक अराउंड 1 to 2 डे। उसकी फिनिशिंग करना, उसको सारे को ओके करना, और उसको लेट्स सपोज पीएचपी कोड भी करना, तो आई विल टेल यू कि उसको कैसे करना है। बट अगर आपको वर्डप्रेस की बेसिक्स का पता है, अगर आपको उसके तरीकेकार का पता है कि कैसे चीजों को मैनेज करना है, आपको कोडिंग आती है, आपको एचटीएमएल सीएसएस आती है, आपको पीएचपी आती है, तो कस्टमाइजेशन इज नेवर डिफिकल्ट। सीखने में थोड़ा सा टाइम जरूर लग सकता है, लेकिन एक दफा अगर आप सीख जाते हैं तो फॉर लाइफ दिस इज समथिंग, दिस इज अ टूल दैट कैन गिव यू अबव $1,000 पर मंथ इनकम। ठीक है, सो इस तरह से अगर आप सिर्फ पेज की बॉडी में भी कोड करते रहते हैं ना, तो आप पूरे का पूरा पेज जो है वर्डप्रेस का बना सकते हैं। अब फिर बात आती है कि आपको पीएचपी कोड भी करना है, तो उसका क्या तरीकेकार है, वो भी मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा। यहाँ पे जो है आपको इतना पता है कि अगर आपके पास वर्डप्रेस का फ्रंट एंड है, यानी आपके पास एडमिन एक्सेस है, तो आप कोई भी एक पेज बना सकते हैं। और अगर वो पेज सिंपल एक पेज है, उस पर गैलरी डालनी है यूजर के लिए, तो आपको पता है कि जहाँ एचटीएमएल डलती है वहां पर जावास्क्रिप्ट भी डल जाती है। यानी इसी पेज के अंदर अगर मैं चाहता हूँ कि यूजर जो है पेज के ऊपर आए, तो आफ्टर 5 सेकंड देयर शुड बी एन अलर्ट। ठीक है, तो सेट टाइम आउट का फंक्शन हम लोगों को ऑलरेडी पता है। तो जावास्क्रिप्ट का कोड भी हमारा इसी एचटीएमएल के सेक्शन के अंदर आ जाएगा। सिंपली इस फंक्शन को मैं कॉपी कर रहा हूँ और अपने पास इसी पेज के अंदर टेक्स्ट के अंदर जाके मैं लास्ट में प्लेस कर देता हूँ। 3 सेकंड के बाद ये पेज जो है दैट वुड प्रिंट हेलो, तो इसको मैं 5 सेकंड कर रहा हूँ। और जब भी आप पेज पे चेंजेस करें, प्रीव्यू एक दफा कर लिया करें। प्रीव्यू क्या करेगा, आपका नेक्स्ट पेज में मतलब नेक्स्ट टैब में ओपन करेगा और आपको
सेव कराने से पहले सारी आपके पेज का लेआउट दिखा देगा अगर क्या लेआउट है। सो दिस इज आवर लेआउट राइट नाउ। ठीक है, और इसको मैं अपडेट कर रहा हूँ। ठीक, और यहाँ पे आगे रिफ्रेश करता हूँ। सो इस पेज को 5 सेकंड्स के बाद जो है वो देना चाहिए था अलर्ट, अलर्ट बॉक्स का जो हमने स्क्रिप्ट रखवाया है वो। तो अगर वो नहीं आ रहा, अगर वो जावास्क्रिप्ट का कोड नहीं चल रहा आपके पास, तो पहली चीज ये है कि अपने कंसोल में जाके चेक करो, देयर विल बी सम एरर। सो यहाँ पे एक एरर आ रहा है, कंसोल में लिखा होगा कि उसको पता नहीं लग रहा कि क्या चीज है उस कोड के मुतालिक। तो ये आपका 404 का फेविकॉन का एरर है, तो इसको तो इग्नोर कर लें। ठीक है, एलिमेंट्स में आए और बॉडी में आए, तो ये पैराग्राफ के अंदर आ गया, तो दैट इज अ बैड थिंग कि ये कंसीडर हो रहा है एज अ पैराग्राफ आपका स्क्रिप्ट का कोड, जो कि नहीं होना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, वापस जाएं, एडिट पेज पे क्लिक करें। तो पैराग्राफ का टैग तब आता है जब आपने कहीं पे स्पेस दी हुई है, आपने कहीं अननेसेसरी स्पेस दी हुई है, तो दैट मेक्स यू, दैट कॉस्ट यू अ पी टैग। ठीक है, और यहाँ पे हम जरा थोड़ा सा बता दें टाइप क्या है इस स्क्रिप्ट की, टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट। ठीक है, इसको अपडेट करते हैं। तो मैं भी अभी भी उसको टेक्स्ट कंसीडर कर रहा हूँ, बट इसको ऐड करने के और भी काफी प्रोफेशनल तरीके हैं। समटाइम्स ये एडिटर छोटे मोटे पंगे करता होता है। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक बिल्डिंग एग्जांपल कि आपको अगर HTML आती है और आपको वर्डप्रेस के एडमिन का पता है और चीज़ों का पता है, तो आप यहाँ से जाके अपने चीज़ों को, कंटेंट को ऐड कर सकते हैं। तो ये मेरा स्क्रिप्ट जो है अगेन वो पी के टैग में कंसीडर हो रहा है, क्योंकि वर्डप्रेस को ये आइडिया कि जो कुछ बॉडी के अंदर आएगा दैट इज अ रिटन टेक्स्ट, तो उसको स्क्रिप्ट कंसीडर कर रहा है। तो इसके लिए आपको प्लग इन ऐड करके स्क्रिप्ट अपना डाल सकते हैं, या जो है अपना एडिटर जो है उसको आप चेंज करके चेक करें जो उसको एज अ स्क्रिप्ट कंसीडर करे। या आपके पास यहाँ पे अगर स्क्रिप्ट का टैग है, तो जो टैग्स यहाँ पे अवेलेबल है इस एडिटर की सेटिंग के अंदर भी आप अलाउ कर सकते हैं कि आप इसके अंदर स्क्रिप्ट ऐड करें। और काफी सारे जो है वो तरीकेकार होते हैं जिससे आप ये काम करवा सकते हैं। ठीक, लेकिन जो बेसिक चीज थी, बेसिक एग्जांपल ये थी कि आपको चाइल्ड थीम बनाने का पता है और आपको किसी भी पेज को एडिट करना है, तो सबसे पहली चीज है कि आपको टेम्पलेट का पता हो, जो पेज का लेआउट आ रहा है उसके कितने व्यूज हो सकते हैं। तो अभी इसी पेज का हमने एक व्यू देखा डिफॉल्ट टेम्पलेट वाला, एक देखा फुल पेज टेम्पलेट वाला। ठीक है, नेक्स्ट जो 3 व्यूज हैं वो भी हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसमें से 2 एलिमेंटर के हैं। वो एलिमेंटर के व्यू व्यू आ रहे हैं एलिमेंटर की वजह से। ठीक है, एलिमेंटर का क्योंकि वहां पे प्लगइन हमारे पास रन हो रहा है, इस वजह से वो मेरे पास जो है वो एलिमेंटर के 2 व्यू आ रहे हैं। ठीक, अगर वो वहां पे मेरे पास एलिमेंटर ना हो, प्लगइन डीएक्टिवेटेड हो, तो वो 2 व्यूज मेरे पास नहीं आते। तो मोर के लिए एक स्पैन आ गया, आई वांटेड टू सी कि मोर के अंदर क्या है। मोर भी एक स्पैन के अंदर पी के टैग के अंदर आ गया, सो इट मींस कि स्क्रिप्ट हमारा यहाँ पर रन नहीं होगा। दैट इज समथिंग वेरी कंफ्यूजिंग राइट नाउ, बट जो समझने वाली चीज है वो टेम्पलेट है कि आपका व्यू जो है आपके टेम्पलेट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, तो टेम्पलेट्स ऐसी चीजें हैं जिनको आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। हम कोड में जाके टेम्पलेट्स को डिफाइन कर सकते हैं, कौन सा व्यू किस तरह का होगा। यहाँ पे नो फीचर्ड इमेज का एक टेम्पलेट है, उसको भी देख लेते हैं वो क्या व्यू देता है।
अच्छा जी, नो फीचर्ड इमेज का जो टेम्पलेट है वो क्या व्यू देगा, वो देख लेते हैं। वो भी तकरीबन ऐसी ही है जैसे आपके पास फुल पेज का टेम्पलेट आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप वर्डप्रेस की किसी भी बनी बनाई वेबसाइट के अंदर एक पेज ऐड करना चाहें तो यू हैव द फैसिलिटी कि आप एडमिन में जाके टेक्स्ट के सेक्शन में जाके एचटीएमएल अपनी अपडेट कर देते हैं। अब दूसरी चीज है कि यार आपको अपना व्यू चाहिए, आप अपना व्यू बनाना चाह रहे हैं जहाँ पे आप कोड करना चाह रहे हैं, तो हाउ कैन यू ऐड योर पेज इनटू वर्डप्रेस यूजिंग कोड, उसका क्या तरीकेकार है। सबसे आसान हल है कि आप अपने चाइल्ड थीम में आए, यहाँ पे आके आप एक नई फाइल अपनी क्रिएट करें। ठीक है, और न्यू फाइल के अंदर आप पी एच पी स्टार्ट, पी एच पी एंड, ठीक है। और इस पेज का मैं नाम रखना चाह रहा हूँ पेज डैश या इसे नो हेडर रख लेता हूँ, नो हेडर टेम्पलेट, नो हेडर डॉट पी एच पी, या नो फुटर डॉट पी एच पी, मैं ये रख लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं एज अ टेम्पलेट स्टोर करवाना चाह रहा हूँ ताकि मेरे पास एडमिन के अंदर ये पेज अवेलेबल हो। तो उसका क्या तरीकेकार है, हाउ टू क्रिएट अ पेज इन वर्डप्रेस यूजिंग टेम्पलेट। तो जो आपके थीम के अंदर डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं वो ऑलरेडी थीम डेवलपर्स ने लेआउट बना के स्टोर किए होते हैं, और आप किसी भी थीम का लेआउट चाहें तो चेंज कर लेते हैं। यानी जब हमने थीम फॉरेस्ट का वो थीम देखा था, फॉन्ट उसके वाला फ्लैटसम वाला थीम फॉरेस्ट, अब चीजें थोड़ी सी मिक्स होंगी, साथ साथ समझिएगा। जब आपने थीम फॉरेस्ट का फ्लैशम के जब आपने डेमो को ओपन किया था, उसमें 3 4 5 6 7 डिफरेंट डेमोज आ रहे थे। ठीक है, लाइव प्रीव्यू पे आप जाते हैं। तो लाइव प्रीव्यू के ऊपर आप डेमोज पे क्लिक करते हैं तो ये सारे डेमोज आ रहे हैं। ऑल ऑफ दीज आर डिफरेंट टेम्पलेट्स जो कि डेवलपर्स ने बना के रखे हुए हैं। क्लासिक शॉप में क्लासिक शॉप का डेमो होगा, मेगा शॉप में मेगा शॉप का टेम्पलेट होगा, स्पोर्ट शॉप का स्पोर्ट शॉप का टेम्पलेट होगा, एक्सप्लोर वाले का एक्सप्लोर का टेम्पलेट होगा। सो बैकएंड पे कोड करके डिफरेंट डिव सेट करके लेआउट बनाया हुआ है। आप एडमिन में जाके सिर्फ उस पेज को होम पेज बना लेते हैं तो आपको वो पेज शो हो जाता है, या आप किसी भी पेज का लेआउट चेंज करके उसका टेम्पलेट जो है वो दूसरा सेलेक्ट कर लें तो वो इस व्यू में शो होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि डाटा पीछे ऑलरेडी पड़ा होता है। सिर्फ आप एचटीएमएल को चेंज करते हैं जिससे आपका व्यू चेंज होता है। ठीक है, ये डिफरेंट व्यूज जो हैं ये जो आपको मिल रहे हैं, ये सिर्फ पेजेस के एचटीएमएल कोड जो है वो चेंज है, डाटा वही है सारा, स्टाइल चेंज है, एचटीएमएल चेंज है। ठीक है, सो दीज फॉर्म डिफरेंट डेमोज। अब ये डेमोज जो है पेड थीम में दो तरह से होते हैं। समटाइम्स कोड में किए होते हैं, समटाइम्स आपको साथ कोई ना कोई बिल्डर एडिटर दिया होता है। जैसे फ्लैटसम के अंदर विजुअल कंपोजर का एडिटर है, तो विजुअल कंपोजर को यूज करके जो है वो आप ये बना सकते हैं। विजुअल कंपोजर का टैग से यूज करके आप बिल्डर का उसके अंदर टैग देंगे तो आपका इसका स्लाइडर का टैग देंगे तो ये पूरा स्लाइडर आ जाएगा। फिर आप 3 कॉलम का टैग देंगे तो 3 कॉलम आ जाएंगे, गैलरी का टैग देंगे तो ये सेक्शन आ जाएगा, एक्सप्लोर का टैग देंगे तो ये सारा सेक्शन आ जाएगा। तो पीछे कोड बने होते हैं, उनको आप विजिट बोलते हैं। वर्डप्रेस में जो जो बना बनाया कोड पड़ा हुआ है पोर्टेबल, इसको आप बोलते हैं विजिट। लेकिन जो पेज का लेआउट है, ये फुल विड्थ है या साइड बार के साथ है, वो टेम्पलेट डिफाइन करता है। जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे एक टेम्पलेट क्रिएट करना है, तो टेम्पलेट कस्टम पेज अगर आप वर्डप्रेस में बनाना चाह रहे हैं कोड के थ्रू तो कैसे बनाएंगे, सिर्फ आपको एक पीछे फाइल क्रिएट करनी है और उसका टेम्पलेट डिफाइन कर देना है। इस टैग के साथ टेम्पलेट नेम आपको सिर्फ यूज करना है। बार बार गूगल इसलिए करता हूँ ताकि आप लोगों को पता लगे, साथ साथ अगर आपको कोई चीज नहीं मिल रही तो यू कैन सिंपली गूगल एंड फाइंड इट आउट इन जस्ट 1 और 2 सेकंड्स। तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। टेम्पलेट नेम का मैं यहाँ पे नाम रखना चाह रहा हूँ वकास अली टेम्पलेट। ठीक है, और मैं यहाँ पे जाता हूँ और पेज को रिफ्रेश करता हूँ। और रिफ्रेश करके मैं यहाँ पे टेम्पलेट ऑफ वकास अली टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको अपडेट कर देता हूँ। अब मेरा बॉडी का कोड उधर ही है। अब इस पेज को मैं व्यू करता हूँ।
तो आपके पास एक एम्प्टी पेज है, आपने चाहे वर्डप्रेस में उसमें डाटा स्टोर करवाया हुआ है, लेकिन कोड फाइल इज टोटली एम्प्टी। तो वर्डप्रेस को नहीं पता क्या करना है, तो वर्डप्रेस को वो सारी कंडीशंस वो सारा कुछ देने के लिए यू हैव टू कोड दैट फाइल। तो मैं चाहता हूं कि मेरा कस्टम पेज है, इस पेज के अंदर ना मेरी मर्जी का कोड हो। यहाँ पे अब मैं एक फॉर्म बनाना चाह रहा हूँ। ठीक, वही कोड जो हमने उधर किया था उसको कॉपी कर लेते हैं सारे को। और अब पेज को अपने रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, मेरा फॉर्म आ गया, और इसके नीचे अब मैं अपना जावास्क्रिप्ट का कोड भी लिख सकता हूँ। वही जो जावास्क्रिप्ट कोड मैंने वहां पे लिखा था उसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, उसको मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। अब इस पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ तो दिस कोड शुड रन, क्योंकि अब ये एज अ पैराग्राफ तो कंसीडर नहीं हो रहा। अगर नहीं रन हो रहा तो मीन्स के कोड में कहीं ना कहीं फॉल्ट हो सकता है, उसको चेक कर लेते हैं। ओके, क्योंकि ये फंक्शन है, जब तक फंक्शन कॉल नहीं करोगे तो फंक्शन रन नहीं होगा। इस फंक्शन को कॉल कर लो। इसका मतलब है कि टेक्स्ट के अंदर भी वो स्क्रिप्ट लिखा हुआ था, तो फंक्शन कॉल नहीं था, इस वजह से वो स्क्रिप्ट रन नहीं हो रहा था। बट आई डिड नॉट पुट माई अटेंशन टू द फंक्शन के वो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है और वो क्या मसला है। सो राइट नाउ दिस फंक्शन इज वर्किंग। ठीक है, बट अब देखें तो आपने इस पेज का टेम्पलेट वो सिलेक्ट किया, ये सारा कोड मिसिंग है, ये इसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्डप्रेस की हुक्स को आप फॉलो नहीं कर रहे हैं। आपने एक पेज पेज ऐड कराया, सिस्टम में पेज न्यू पेज के नाम से ऐड किया, और यहाँ पे आपने उसको लिंक करा दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस पेज का लिंक भी ऐड कर दूं अपने सिस्टम के अंदर। जैसे मैं विजिट करता हूँ साइट को तो मेरी साइट इज ओके, बट दैट स्पेसिफिक पेज जो कि मैंने टेम्पलेट से बनाया है उसके ऊपर सिर्फ मेरा फॉर्म आ रहा है। तो मैं उस पेज को लिंक करना चाह रहा हूँ सिस्टम के साथ। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि फॉर्म का लिंक आ जाए, और जब भी मैं क्लिक करूँ तो उस पेज पे चला जाए मेरा सिस्टम। तो इस पेज का ये यूआरएल है माय न्यू पेज। तो मैं जाता हूँ अपेयरेंस में, मेन्यूज के अंदर, और यहाँ पे आके एक मेरा जो मेन मेन्यू है पहले मैं उसे सिलेक्ट करता हूँ, प्राइमरी मेन्यू को। और इसके एंड पे मैं एक नया पेज एंटर करना चाह रहा हूँ। तो पेजेस के अंदर अगर आप यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट साइड पे माय न्यू पेज आ रहा है, ऐड टू मेन्यू, उसको सिलेक्ट करके ऐड टू मेन्यू करूंगा तो नीचे आ जाएगा। और अगर इसको मैं ऊपर नीचे लेके जाना चाह रहा हूँ तो मैं ट्रैक कर सकता हूँ। तो मुझे इसको इसी पोजीशन पे रख के सेव मेन्यू करना है। अब अपने पेज को रिफ्रेश करें, तो माय न्यू पेज का लिंक आ गया। माय न्यू पेज पे जाएंगे तो आपका अब कस्टम पेज आ रहा होगा। सो अगर आप अपना कोई भी पेज कोड से क्रिएट करना चाह रहे हैं, आपको एक यूजर कहता है जी मुझे वर्डप्रेस में अपना एक पेज ऐड कर दें, उसमें इस तरह का स्टाइल आ रहा हो, उसमें एक कॉन्टेक्ट फॉर्म आ रहा हो, उसमें मैं ईमेल करूँ तो ईमेल चली जाए, तो आपको ईमेल का कोड पता है। इन द यूनिवर्सिटी यू हैव डन अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स जहाँ पे आपको ईमेल करनी पड़ती है, आप गूगल का एसएमटीपी यूज करते हैं। तो मैं इस फॉर्म के यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो पोस्ट का कोड लिख के यहाँ से ईमेल करवा सकता हूँ। मैं यहाँ पे कोड करता हूँ इफ नॉट एम्प्टी डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट। ठीक है, तो क्या कराओ, इको कराओ जो भी पोस्ट का डाटा आ रहा है। ठीक है, और इस फॉर्म को, इसका जो फॉर्म है मेरा, इसका मैं एक्शन कर देता हूँ पोस्ट। एक्शन नहीं, मेथड इसका कर देता हूँ पोस्ट, जो कि मैं आपको पहले समझा चुका हूँ पीएचपी के सेक्शन में। ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ, waqasali.com। तो मेरा पोस्ट में डाटा आ रहा है, उस पोस्ट के कंडीशन के अंदर मैं ईमेल का कोड करता हूँ और मेरा यहाँ से ईमेल जो है वो चली जाएगी यूजर को। सो इन द वर्डप्रेस यू हैव क्रिएटेड योर ओन पेज एंड यू वांट टू डू कस्टमाइजेशन। ठीक है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब स्टाइलिंग का जरा मसला है यार, स्टाइलिंग जो है वो वैसी होनी चाहिए जैसी स्टाइलिंग वहां पे, जैसी स्टाइलिंग आपके बाकी पेजेस में आ रही है उसी तरह की जरा स्टाइलिंग होनी चाहिए। ये स्टाइलिंग का मजा नहीं आ रहा।
इकरा अकरम ने बड़ा वीपिंग इमोजी लगाया, खैर है इकरा? लेक्चर मिस हो गया है या समझ नहीं आ रही? अच्छा, कुछ लोग आते हैं वैसे ही अपना ग्रुप में आते हैं, नोटिफिकेशन देखा लाइव लेक्चर चल रहा है, इमोजी डाला, चले गए। दे डू नॉट सी के चल क्या रहा है, सीख क्या रहे हैं, क्या सीखना है, जब बस वो इमोजी डाल के निकल जाते हैं। मतलब मैं इनकी बात नहीं कर रहा, वैसे कई मैंने लोग देखे हैं, क्योंकि समटाइम्स कमेंट्स भी आ रहे होते हैं तो 0 0 पे कमेंट किया होता है, वेरी इंटरेस्टिंग। और बाद में पता लगता है इस बच्चे ने लेक्चर देखा ही नहीं हुआ। ठीक है। तो सारे थोड़ी थोड़ी जो है ना वो चालाकी दिखाते हैं। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ यार मेरे पेज का जो लेआउट है ना, दैट इज नॉट वेरी गुड। तो लेआउट शुड बी समथिंग लाइक होम पेज। तो उसके लिए पीएचपी का एक फंक्शन है, जब भी आप अपने पेज कस्टम पेज बनाते हैं और आप चाहते हैं आपका हेडर सिमिलर आए, कोई बात नहीं, बड़े लोगों से मिस्टेक होती है, जिशान सा बड़ी मिस्टेक करते हैं, आते हैं ग्री इमोजी डाल देते हैं। आई यूज्ड टू थिंक यार पता नहीं इस बंदे को शायद कोई इशू है जो ये डिस्कस नहीं कर रहा, एंड आई आस्क हिम। तो पता लगता है कि सर वो मिस्टेक से हो गया। चले कोई बात नहीं। तो अगर आप अपने पेज में हेडर और फुटर शो करवाना चाह रहे हैं तो दिस इज द वे। आप वर्डप्रेस का गेट हेडर का फंक्शन कॉल करेंगे तो आपका हेडर प्रिंट हो जाएगा, गेट फुटर का फंक्शन कॉल करेंगे तो आपका फुटर प्रिंट हो जाएगा। सेव करता हूँ, पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो दिस पेज विल बी सिमिलर टू योर वर्डप्रेस पेज नाउ। ठीक है। और इसके अंदर क्योंकि अब आपने प्री का कोड रखा हुआ है तो इस वजह से थोड़ा सा ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो ये स्क्रिप्ट भी मैं बंद कर रहा हूँ, बहुत तंग कर रहा है ये। तो वो आपका कस्टम पेज वर्डप्रेस के अंदर रेडी है, जहां पे आपका हेडर और फुटर वर्डप्रेस का है और बॉडी में आपने अपनी मर्जी से कोड किया हुआ। ठीक। तो ये कोड फॉर्म आपका अपना है। तो आप यहाँ पे जो मर्जी दुनिया का कोड करना चाहें, HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हैं। सो दिस वाज द 30% ऑफ द कस्टमाइजेशन ऑफ वर्डप्रेस, जो कि आपने 1 2 घंटे में सीख लिया है। तो अब अगर आप अपवर्क के ऊपर जाते हैं या फाइवर के ऊपर जाते हैं, या कोई बंदा आपको कहता है कि मेरी वर्डप्रेस किस तरह से वेबसाइट है, उसको कस्टमाइज करना है, मुझे ये चीज चाहिए, मैं एग्जैक्ट ये बनाना चाह रहा हूँ, तो आपको समझ आ गई है कि मुझे पेज अगर एक पेज अगर वर्डप्रेस के अंदर बनाना है, एंड इफ आई एम गुड विद बूटस्ट्रैप, इफ आई एम गुड विद HTML CSS, तो दिस इज जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू मिनट्स। मैं चाइल्ड थीम बनाऊंगा, उसमें एक टेम्पलेट ऐड करूंगा, पीछे पेज मैंने नो फुटर इसलिए बनाया था कि जब आप टेम्पलेट का नाम रखते हैं उसका कोई मतलब होता है। तो ये वो वाला टेम्पलेट था जिसमें फुटर प्रिंट नहीं होना, इसमें सिर्फ हेडर प्रिंट होगा। तो कोई ऐसे पेजेस जहां पे कस्टमर कहता है कि यहाँ पे फुटर ना आए, तो आप फुटर को खत्म कर दें और सिर्फ हेडर प्रिंट करवा लें। सो दिस इज योर टेम्पलेट। और अगर इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ, नाम शुड बी लॉजिकल। अगर इसका नाम कर देता हूँ कस्टम पेज, कस्टम ईमेल पेज, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे ईमेल सेंड करवा रहे हैं, तो ये लॉजिकल है। कस्टम ईमेल पेज, तो पेज के जो भी पेज है आपका, वहां पे जाके उसको रिफ्रेश करें और अपना जो आपका टेम्पलेट है उसको दोबारा अपडेट करें, ताकि वो मैच करे एडमिन के अंदर, डेटाबेस के अंदर, वो जो पेज का कोड है वो उस टेम्पलेट को फॉलो करे, तो वहां से आपका पेज रन हो जाए। अब मसला यहाँ पे क्या है कि इस टेम्पलेट का नाम वकास अली टेम्पलेट ही है। एडमिन में वो शो होगा जो आपने यहाँ पे टेम्पलेट नेम दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे कर दें ईमेल टेम्पलेट, ठीक है, तो एडमिन में शो होगा ईमेल टेम्पलेट, तो आपको पता होगा कि जो पेज मैंने ईमेल के लिए बनाया है वो मेरा यहाँ पे शो हो रहा है। ईमेल टेम्पलेट अपडेट कर दिया। अब आप इस पेज पे जाएं। अब क्योंकि नो फुटर नहीं है तो मैं फुटर भी प्रिंट करवा रहा हूँ, पेज का जरा व्यू अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे मेरा ईमेल का टेम्पलेट आ गया। तो यहाँ पे जिस तरह का भी आप पेज बनाना चाह रहे हैं, यू कैन डू दैट। और मजीद इसकी कस्टमाइजेशन क्या क्या हो सकती है, आई विल डिस्कस दैट विद यू मे बी इन नेक्स्ट लेक्चर। आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। 10 मिनट 15 मिनट जो है दैट इज फॉर यू। कुछ चीज़ आपको नहीं समझ आई, कहीं इश्यू है, तो यू कैन आस्क मी। थोड़ा सा इसका मैं डिजाइन कर देता हूँ पेज को।
चलो ये थोड़ा बेहतर हो गया व्यू हमारा। ठीक है। और जो फॉर्म रैपर है उसको भी पैडिंग ऊपर से दे देते हैं अराउंड 100 पिक्सल। ठीक है। और नीचे एक सबमिट बटन भी लगा देते हैं। कोड को हमेशा रीडेबल रखा करें। मेरे पास फॉर्मेट कोड की एक्सटेंशन है, मे बी दैट वर्क्स, बट दैट वर्क्स फॉर पीएचपी और एचटीएमएल में शायद ये काम ना करे। सो आई एम फॉर्मेटिंग मैनुअली। वरना आपके पास एक्सटेंशन होती है एडिटर के अंदर जो आपका कोड एक कमांड से फॉर्मेट कर देती है। तो फील्ड ग्रुप में यहाँ पे मैं एक इनपुट बटन ऐड कर रहा हूँ, टाइप सबमिट, और नेम जो है गो टू गूगल, क्योंकि मैं गूगल के साथ इसको लिंक करने वाला हूँ। कैसे लिंक करने वाला हूँ, इस फॉर्म के एक्शन के अंदर मैं google.com का एड्रेस देने वाला हूँ। रिफ्रेश करते हैं, सबमिट, abc सबमिट, and this will go to google.com। पर पोस्ट रिक्वेस्ट गूगल पे करनी नहीं बनती, गूगल विल थ्रो एन एरर। अगर हम गेट रिक्वेस्ट करते हैं तो क्या होता है, गूगल को गेट रिक्वेस्ट करेंगे, मे बी इट विल स्टार्ट सर्चिंग समथिंग, लेकिन अगेन प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो गेट रिक्वेस्ट इज ओके, बट पोस्ट रिक्वेस्ट गूगल को आप करेंगे तो एरर थ्रो कर देगा। काशिफ साहब, मेन थीम की कोई भी फाइल एडिट करनी हो तो उसको चाइल्ड थीम में क्रिएट करके एडिट करेंगे जी। आप चाइल्ड थीम उस फाइल को ओवरराइड करेंगे कॉपी करके, एंड देन यू विल एडिट दैट। अच्छा जी, इसके आगे हमारा एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होगा, वो होगा जी टेम्पलेट हायरार्की। कि हमें किसी भी वर्डप्रेस के अंदर चलती हुई चीज के अंदर चेंज करना है, पेजेस में चेंज करना है, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि किस तरह से वो कौन सा टेम्पलेट जो है वो चीज रन कर रही है, और उसकी हायरार्की क्या है, और उसको ओवरराइड कैसे करना है। ठीक है। सो अभी हमारे मजीद इसके ऊपर 2 वीक्स लगेंगे लगेंगे लेकिन आई वुड से कि आपको इस तरह की जॉब्स जो है वो अब देखनी शुरू कर देनी चाहिए, जहाँ पे 2-3 पेजेस की वर्डप्रेस की साइट बनानी हो। अगर आप लेट्स सपोज एलिमेंटर के साथ अच्छा नहीं है, आपको पता है आपकी कस्टमाइजेशन स्किल्स अच्छी हैं, आपके पास बूटस्ट्रैप का नॉलेज है, एचटीएमएल पीएचपी का नॉलेज है, तो जस्ट क्रिएट योर पेजेस विद कोड, 3 4 5 टेम्पलेट्स ऐड करें, चाइल्ड थीम बना के एडमिन में 5 पेजेस बनाएं, वहां से वो चाइल्ड्स पिक करें, और वहां पे आप अपनी कस्टम वेबसाइट वर्डप्रेस की इजीली बना सकते हैं। ठीक है। लेकिन वर्डप्रेस के रिसोर्सेज को यूज करके कैसे आपने साइट बनानी है, आपने कम से कम काम कैसे करना है। ठीक है। जैसे ये मैं फॉर्म जो यूज कर रहा हूँ, इसमें मुझे खुद से कोड करना पड़ रहा है। मैं नहीं चाहता कि मैं खुद से कोड करूँ, और मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जो बॉडी का कोड है जो मैंने बॉडी में किया है वो भी डिस्प्ले हो, मेरा कस्टम फॉर्म जो है वो भी डिस्प्ले हो, और मैं एक्सटर्नल रिसोर्सेज भी यूज कर लूँ। तो वो स्टेप्स सारे मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरह से वो सारे काम हम कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए आपको एटलीस्ट आइडिया होगा कि अगर 1 या 2 पेजेस का वर्डप्रेस का कोई चेंज है, किसी बंदे से किसी ने कोई काम करवाना है, अपवर्क के ऊपर आपको मिल जाए, फाइवर पे मिल जाए, तो आप बैकएंड के ऊपर सिंपली आप चाइल्ड थीम क्रिएट करें। आप उससे सबसे पहले कोड लें, चाइल्ड थीम क्रिएट करें, उसके अंदर बैकएंड पे आप एक पेज डालें, पेज डाल के पेज में कोड करके जो भी रिक्वायर्ड आउटपुट है, ईमेल करनी है, डेटाबेस में डाटा सेव करवाना है, आपको पीएचपी का माइस्क्ल का कनेक्शन बना के डीबी में डाटा सेव करवाना आता है, आप कर सकते हैं। उस बंदे को कस्टम इन्फॉर्मेशन सिस्टम वर्डप्रेस में ऐड करवाना है, तो आप 2-3 कस्टम पेजेस बना के, क्रेड बना के, एंट्री अपडेट डिलीट सारा कुछ कर सकते हैं। सो यू नो एवरीथिंग हाउ टू डू दैट। सिर्फ अब वो चीजों को, पीसीस को आपको गैदर करके एक पूरी पिक्चर में कन्वर्ट करना है। जो आप लोगों ने पहले सीखा है एचटीएमएल सीएसएस का, पीएचपी माइस्कल का यूनिवर्सिटी में सीखा है, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में किया है, यहाँ पे मेरे पास सीखा है, वो सारे पीसीस टुगेदर करके आपने वर्डप्रेस के सीएमएस को फॉलो करके उसमें सिर्फ उन चीजों को इकट्ठा करना है, एंड कस्टमाइजेशन विल बी डन।
सो अब आप लोगों का अगला काम क्या है, आप सबने अपने पास वर्डप्रेस का एक एक कोई भी थीम लेना है, थीम लेके उसका चाइल्ड क्रिएट करना है, चाइल्ड क्रिएट करके आपने उसके अंदर देन कस्टमाइजेशन करनी है, एक पेज ऐड करना है, और एक पेज के अंदर आपने क्या करना है, आपकी असाइनमेंट होगी कि आपने एक पेज ऐड करना है जिसमें गैलरी आ रही हो, और मैं उस गैलरी की इमेज के ऊपर क्लिक करूं तो वो पॉपअप में मेरे पास इमेज शो हो जाए। एग्जाम्पल आपको मैं दे सकता हूँ, किस तरह की एग्जाम्पल होगी, मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे कि जैसे कि मैं डिटेल्स के पेज पे गया और यहाँ पे मेरे पास कुछ इमेजेस आ रही हैं, ये 4 इमेजेस हैं, थंबनेल है, इसमें से मैं किसी पे भी क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक पॉपअप ओपन हो जाता है, और उस पॉपअप के ऊपर अगर मैं नेक्स्ट फॉरवर्ड प्रीवियस करता हूँ तो मेरे पास जो इमेजेस हैं बाकी लोड होती रहती हैं। ठीक है, तो इस तरह का आपने एक गैलरी सिस्टम बनाना है। आप जो पेज बनाएंगे वर्डप्रेस के अंदर कस्टमाइजेशन से आपने पेज बनाना है, वहां पे आपके पास आएंगी 8 इमेजेस, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से मैं किसी एक के ऊपर भी क्लिक करूं तो फॉरवर्ड और रिवर्स करूं तो मेरे पास आठों की आठों पिक्चर जो है वो बड़े पॉपअप के अंदर लोड होनी चाहिए। ये काम आपको करना है, आप इसमें 3 दिन लें, 4 दिन लें, पूरा वीक ले लें, डजेंट मैटर, लेकिन ये काम आप लोगों ने करना है। क्लियर है? दूसरा, आप लोगों ने वर्डप्रेस के अंदर मुझे एक क्रेड बना के देना है, यानी वर्डप्रेस में कस्टम पेज आप ऐड करके मुझे डेटाबेस में डाटा सेव करवा के देंगे, और उस कस्टम पेज के अंदर आपके पास हेडर फुटर एज इट इज आ रहे होंगे, जैसे मैंने फॉर्म बनाया है, यहाँ पे आप कोई भी एक फॉर्म बना के डेटाबेस के अंदर डाटा की एंट्री करके और वो डाटा रिट्रीव करके आप मेरे साथ शेयर करेंगे। ठीक, ये 2 असाइनमेंट्स आप लोगों ने करनी है। जो पहले सिस्टम्स की असाइनमेंट आपको दी थी, होटल मैनेजमेंट सिस्टम और बाकी जो सिस्टम्स हैं, उसको अगर आप, मुझे पता है कि अभी कंप्लीट नहीं हो सकती वो पूरा, आपका जो अगला मंथ है अगर वो भी लग जाता है उसको कंप्लीट करने में तो उसको कंप्लीट कीजिएगा। जहां पे आपको इश्यू आए आप मुझसे पूछ सकते हैं, आई कैन प्रोवाइड यू माई ऑन टाइम यूजिंग स्काइप, लेकिन उस बंदे को जिसने वाकई काम किया होगा, जिसका इतना मतलब एटलीस्ट 40 30 40% 50% उसने किया हो, और उसको किसी यूज केस में इशू आ रहा हो, तो आई कैन प्रोवाइड माई टाइम। लेकिन अगर आपने किया ही कुछ नहीं है, आप सिर्फ मुझे मैसेज कर देते हैं कि ये देखें मैं ये करना चाह रहा हूँ, हो नहीं रहा, तो आई कैन नॉट डू दैट फॉर यू। मैं आपको मसले में से निकाल सकता हूँ, लेकिन पहले मसले में फंसना आपका काम है, और मसला इस तरह का हो जो कि वाकई मेरे सॉल्व करने वाला हो। ये ना हो कि आपने कोई चीज देखनी, एरर आ रहा है, आप गूगल भी नहीं करना चाह रहे और आप मुझे मैसेज कर देते हैं कि सर ये देख के बता दें। ठीक है, सो अब आप लोगों ने 2 असाइनमेंट्स इसकी करनी है वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन की। एक पेज पे आप लोगों ने गैलरी बनानी है और एक पेज पे आप लोगों ने एक क्रेड बनाना है जिसमें आप डाटाबेस, वर्डप्रेस की डाटाबेस में डाटा स्टोर कराएंगे और डाटा को सीन करेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी, अगर नहीं है तो आई वुड गो फॉर एंडिंग दिस लेक्चर टुडे। और अगेन बात प्रोफाइल लिंक्स की है, दिस इज द लास्ट वीक। अगर प्रोफाइल लिंक्स आपके सबमिट नहीं होते, आई विल पुट ऑल द डाटा टुवर्ड्स माय मैनेजमेंट कि ये इन लोगों के लिंक्स आ गए हैं, ये अवेलेबल हैं, ये अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप ड्रॉप होते हैं इस कोर्स में से तो इट्स अप टू यू, इट्स नॉट माय फॉल्ट। इंशाल्लाह विद इन 1 डे आपके जो प्रोफाइल लिंक्स का डाटा जिन लोगों का आ चुका है वो लिस्ट में शेयर कर दूंगा, और जो रह गए हैं जिन्होंने सबमिट नहीं करवाया हुआ, मैनेजमेंट विल सी देम कि उनके साथ क्या सलूक होना है। बट मैं, मेरी हद तक पर्सनल सपोर्ट आई विल नॉट प्रोवाइड टू एनी ऑफ देम, चाहे वो कितनी काबिल है। अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ नहीं चलते तो आई एम सॉरी। चलें ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, कल गपशप होती है आपसे, फर्दर कस्टमाइजेशन प्रोसेस को देखेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।